स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के YouTube चैनल पर। तो आज अपने बात करने वाले हैं एसआई 2021 की जो भर्ती है जिसका कि री एग्जाम होना है 20 सितंबर को, उसकी कंप्लीट स्ट्रेटजी को अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सिलेबस के एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगी और मेरा आप लोगों से ये वादा है कि अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, जितनी भी ड्यूरेशन की ये वीडियो है, अगर आपने इसको कंप्लीट देख लिया तो आज से ही आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। आपको 1% भी बाधा नहीं आएगी और यूट्यूब पर इसके बाद में आपको कोई भी स्ट्रेटेजी वीडियो देखने की नीड नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि आज के सेशन के अंदर अपने किन किन पॉइंट्स पर बात करेंगे। कंप्लीट ही बात कर लेंगे हर एक चीज पर। सबसे पहले तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अपने देखेंगे कि कितने कैंडिडेट्स हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, और अगर किसी ने मान लो एसएससी आईडी जो है वो अपनी चेंज कर ली है तो वो इस किस प्रकार से फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर अपने बात करेंगे कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस प्रकार का रहेगा, है ना, क्या वो हार्ड आएगा या 2021 वाला ही आएगा, तो उस पर अपने बात करेंगे। उसके लिए अपने अभी जो रिसेंट में एसआई के एग्जाम हुए हैं, उससे पहले टेलीकॉम सेक्टर का हुआ था और 2021 वाले एग्जाम, इन सब के अपने पेपर्स के लेवल को अपने देखेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन हार्ड आए थे, कितने इजी आए थे, कितने मॉडरेट आए थे, और उसी आधार पर, और उसके बाद में सब्जेक्ट का वेटेज भी देखेंगे, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो उस आधार पर इस पेपर का एक संभावित पैटर्न अपने बनाएंगे कि किस लेवल का पेपर हो सकता है और सब्जेक्ट्स का वेटेज क्या रह सकता है, ताकि आपको ये पता चल सके कि कहाँ फोकस करना है। और मेन मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपकी कि इस वीडियो में आपका ये जो 40% वाला हुआ है, 40% वाले मार्जिन वाला हुआ है, इसको पूरी तरह से ही खत्म कर दिया जाए। ठीक है, वो आपको रिसर्च के थ्रू आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आप वीडियो में आगे बढ़ोगे। फिर अपने इसमें एक एक करके सबसे पहले जीके की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करेंगे कि कौन से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक कम इंपॉर्टेंट है, और उनके बेस्ट सोर्स क्या है। वन स्टॉप सॉल्यूशन की बात करेंगे अपने कि अगर आपने ये एक बुक पढ़ ली तो आपको फिर अदर बुक्स की तरफ देखने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, यहां से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा हिंदी में भी सेम वही कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या हैं। क्या एक बुक से काम हो जाएगा क्या? तो हिंदी में ऐसा नहीं हो सकता। हिंदी के लिए मैं आपको अदर टॉपिक्स के सोर्सेज भी बता दूंगा। ठीक है, इसके बाद में वोकैब को कैसे स्टडी करना है ये इसी में शामिल हो जाएगा। तो और लास्ट में फिर आपकी तैयारी को नियमित करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है टेस्ट सीरीज। और आपको मैं एक ऐसी टेस्ट सीरीज बताऊंगा जो आपके हर एक टॉपिक को रिसर्च के आधार पर बनाया गया, उसमें कि इस टॉपिक में आपको कितने दिन लग सकते हैं पढ़ने में, उसी आधार पर टेस्ट सीरीज को बनाया गया, पूरी रिसर्च के साथ उसकी शेड्यूलिंग की गई टेस्ट सीरीज की। तो वो मैं आपको लास्ट में समझाने वाला हूं पूरा का पूरा। ठीक है तो अब अपने इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो संशोधन, जो फॉर्म फिल किए जाएंगे वो संशोधन के साथ ही फिल किए जाएंगे अभी। और वो कब से स्टार्ट है संशोधन? 16 मई 2026 से स्टार्ट है और 30 मई 2026 उसकी लास्ट डेट है। तो इस अवधि के दौरान आपको जो है वो संशोधित फॉर्म जो है वो फिल करना है। परीक्षा की तिथि क्या है? घोषित हो चुकी है, 20 सितंबर 2026 है। ठीक है, आवेदक कौन हो सकते हैं? आवेदक इसमें कौन है? तो जिन्होंने दोनों रिटर्न पेपर दिए थे, जीके और हिंदी दोनों के जिसने पेपर दिए थे वो इसमें आवेदक हैं। इसका मीनिंग है कि आवेदक कौन नहीं है, कौन ये एग्जाम नहीं दे सकते? जिन्होंने सिर्फ फॉर्म भरा था, पेपर नहीं दिए थे, एक तो वो, और दूसरा वो जिन्होंने सिर्फ हिंदी का पेपर दिया था, जीके का पेपर नहीं दिया था, वो भी इसमें शामिल नहीं होंगे। जिन्होंने दोनों पेपर दिए थे वही शामिल होंगे। और ऐसे टोटल कितने एप्लीकेंट्स हैं? 3,83,097। ठीक है, इतने ही लोग आपके एग्जाम में बैठेंगे। फिर बात करते हैं कि पैटर्न और सिलेबस कैसा रहेगा। तो पैटर्न और सिलेबस 2026 वाला नहीं होगा, 2021 वाला ही होगा। आपका जो प्रेस नोट है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एसआई 2021 की शर्तों के आधार पर ही ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो जो पैटर्न और सिलेबस होगा वो सेम एसआई 2021 वाला होगा। तो क्या एसआई 2025 वाला नहीं होगा क्या?
तो भाई उसमें कोई डिफरेंस ही नहीं है। SI 2025 में सिर्फ एक इंडियन पॉलिटी में न्यू क्रिमिनल लॉ ऐड हुआ था टॉपिक, उसके अलावा उसमें कुछ भी एड ऑन नहीं हुआ है सिलेबस में, सेम ही है। तो आपको क्रिमिनल लॉज नहीं पढ़ने हैं, आपके लिए तो आसान ही हुआ है काम उल्टा। ठीक है, इसके अलावा इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर अपने देखें तो इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2026 वाला नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, ये 2021 वाला ही होगा। तत्कालीन क्या स्थिति थी वही मानी जाएगी, एज भी उसी टाइम की मानी जाएगी 2021 वाली, रिजर्वेशन भी वही होगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी वही मानी जाएगी दो आपकी 2021 के अंदर थी। ठीक है, क्लियर। इसके बाद आते हैं कि जो संशोधित फॉर्म होगा उसमें किन किन चीजों में संशोधन हो सकता है। एक तो मोबाइल नंबर में हो सकता है, एक ईमेल में हो सकता है, एक आपके एड्रेस में हो सकता है, एक आपका जो थंब इंप्रेशन है उसमें हो सकता है, सिग्नेचर में हो सकता है और आपकी लाइव फोटो के अंदर हो सकता है। लेकिन संशोधन के लिए पूर्व शर्त क्या है कि जो OTR होता है आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन, उसके अंदर KYC यानी कि नो योर कैंडिडेट जो है, जो आप जानते ही हो, वो किया हुआ होना चाहिए। ये ई मित्रा वाले का काम है, ई मित्रा अपने आप आपको करके दे देगा। ठीक है, दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, या तो आपका KYC कंप्लीट है या आपका KYC इनकम्प्लीट है, अधूरा है। अगर आपका KYC कंप्लीट है तो ये प्रोसेस आप SSOID में लॉगिन करेंगे, वहां माई रिक्रूटमेंट में जाओगे, फिर एडिट एप्लीकेशन पे जाओगे, फिर विड्रॉल एप्लीकेशन सेक्शन में जाओगे और वहां पर SI 2021 भर्ती आएगा, वहां फिर एडिट बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हो। अगर आपकी KYC कंप्लीट नहीं है तो आप वही सेम ई मित्रा वाले के पास जाओ और KYC कंप्लीट करा लो, अपने आप कर देगा। ठीक है, खुद करना चाहते हो तो ये प्रोसेस है यहाँ पर लिखी हुई, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। बाकी क्यों इतना दिमाग खपा रहे हो, आप जाओ ई मित्रा वाले के पास और आपका काम इजीली हो जाएगा। फिर आता है एक सवाल कि अगर किसी ने मान लो एसएससी क्या बोल रहा हूँ, SSOID जो है उसको मान लो माइग्रेट कर लिया, यानी कि नई SSOID ले ली है उसने, OTR जो है वो नई SSOID में कर रखा है, तो फिर क्या प्रोसेस है। तो उसका प्रोसेस भी सिंपल ही है उसमें। तो अभ्यर्थी जो है वो नवीनतम SSOID से जो है संशोधन पत्र में संशोधन कर सकता है, आवेदन पत्र में संशोधन कर सकता है, नवीन SSOID से भी कर सकता है कि। लेकिन यदि मान लो उसकी जो नवीनतम SSOID है या OTR है उसमें SI 2021 का आवेदन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो फिर आपको क्या करना है। तो अभ्यर्थी जो है वो अपने OTR में उपलब्ध जो फैच एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन है उसका उपयोग करके, जो आपकी उस समय की पुरानी SSOID थी जिससे आपने 2021 वाला फॉर्म भरा था, उससे आप इसको नवीन SSOID में ट्रांसफर कर सकते हो। ई मित्रा वाला आपको अपने आप करके दे देगा, आप ज्यादा दिमाग इस पे मत लगाओ। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था SSOID वाला बता देना, बता दिया। ठीक है, ई मित्रा वाले का काम है, हमसे मत पूछा करो ये, और प्रेस नोट भी खुद पढ़ लिया करो थोड़ा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको संशोधन करना है। अब जिन्होंने संशोधन कर लिया है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको संशोधन की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन फॉर्म सबको भरना है। ठीक है, तो जिनको संशोधन की नीड ही नहीं है फॉर्म में, तो उनको फिर क्या लिखना पड़ेगा, उनको बहुत सिंपल है कि ठीक है, इस प्रकार से ये KYC वाली प्रोसेस है। और हाँ, ये रहा कि जिन्होंने संशोधन नहीं करना है इस फॉर्म में, फिर उनको क्या लिखना पड़ेगा, उनको एक स्व घोषणा करनी पड़ेगी कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में फलाना फलाना के अंदर संशोधन की आवश्यकता नहीं है। ये आप ई मित्रा वाले के पास जाओगे, वो अपने आप आपको करके दे देगा। जिनको संशोधन की नीड नहीं है वो ये वाली लाइन लिखेंगे। ठीक है, लेकिन फॉर्म सबको भरना है। ठीक है, ये सारी आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन थी। क्लियर, अब आपके शायद कोई डाउट नहीं रहेगा बेसिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब अपने आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है। ये चीजें बहुत ही ध्यान से समझना आप। पेपर के पैटर्न को अपने रिसर्च के आधार पर देखते हैं। ठीक है, किस लेवल का पेपर आने वाला है, क्या हार्ड क्वेश्चन आएंगे, क्या मॉडरेट की तरफ जाएगा या इजी की तरफ जाएगा, तो ये आपको जो ट्रिविया है वही बता पाएगा। जैसे सबसे पहले अगर अपने जीके की पेपर की बात करें तो SI 2021 के अंदर जो तीनों शिफ्ट के अंदर जीके के पेपर हुए थे उसमें 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन इजी थे। अब पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इजी क्वेश्चन क्या होते हैं, मॉडरेट क्या होते हैं और हार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं। क्योंकि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि आप एग्जाम हॉल में जाके बैठ के देखो, आपको पता चल जाएगा हार्ड क्या होता है, मॉडरेट क्या होते हैं। तो हम बैठे हुए हैं भाई, हमें पता है क्या इजी होता है क्या हार्ड होता है। ठीक है, सिर्फ आपने एग्जाम नहीं दिए हैं।
तो मैं आपको कुछ बेसिक डेफिनेशंस बता देता हूं। इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में किनको रखा गया है कि जो वन लाइनर्स होते हैं, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं और जिनको करने में सेकंड ही लगते हैं। वन लाइनर दो ही टाइप के होते हैं, या तो आपको आता है या बिल्कुल ही नहीं आता है। तो जो आपको बिल्कुल आता है वो आपका सबसे फेमस जैसे बुक्स में होते ही हैं वो, ठीक है, जो सभी फेमस बुक्स में होते हैं वो भी इजी क्वेश्चंस की कैटेगरी में काउंट होते हैं। जैसे मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था, ये सारी चीजें जो है हर बुक्स में आपको मिल जाएगी, तो ये इजी क्वेश्चंस में ही काउंट होंगे। फिर कुछ मामलों में जो मैच द कॉलम या सुमेलित करने वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वो भी इजी क्वेश्चन में आते हैं। जैसे मान लो एक कोड से ही मान लो मैच हो गया सारा, तो वो इजी में आ गया। फिर आते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चंस क्या होते हैं, तो डबल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जिनमें दो स्टेटमेंट दिए जाते हैं और जिसमें से एक आपको आता है एक नहीं आता है, फिर वो मॉडरेट की श्रेणी में आ जाता है, क्योंकि वहां आपके पास में एक प्रोबेबिलिटी है कि आप 50% प्रश्न को सही कर सकते हो। फिर आते हैं सुमेलित करने वाले जो प्रश्न होते हैं वो सामान्यतः मॉडरेट में होते हैं, क्योंकि आप उनमें लगभग दो तो टिक कर ही लेते हो कोड, ठीक है। फिर आते हैं जो कथन कारण वाले क्वेश्चन होते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं, ये बेसिकली डबल स्टेटमेंट ही होते हैं, कथन कारण, ठीक है, इसलिए ये भी क्या है, मॉडरेट क्वेश्चन है। अच्छा, मॉडरेट क्वेश्चन की सिंपल पहचान ये भी है कि कुछ लोगों के लिए इजी होंगे और कुछ के लिए टफ होंगे। टफ किन के लिए होंगे, जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी उनके लिए टफ है, और इजी किन के लिए है, जिनकी तैयारी अच्छी होगी उनके लिए इजी माने जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा रीजनिंग के जो प्रश्न होते हैं वो मॉडरेट की श्रेणी में ही रखे जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट लोग इनको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं हार्ड क्वेश्चंस की तरफ। तो हार्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, जो मूल स्रोतों से पूछे जाते हैं, जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी है, आरबीएससी है, एनसीईआरटी है, गवर्नमेंट की साइट से, तो इनसे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि आप आमतौर पर जितने भी स्टूडेंट है वो सारे नोट्स में ही सेंट्रिक हो चुके हैं, ठीक है, इसलिए जो मूल स्रोतों से पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं वो हार्ड की श्रेणी में आते हैं। फिर इसके बाद में जो पहले कभी पूछा नहीं गया हो, यानी आउट ऑफ पीवाईक्यूज, क्योंकि स्टूडेंट पीवाईक्यूज बहुत सारे पढ़ते हैं, तो जो नए क्वेश्चन आते हैं फिर सिट्टी पिट्टी गुल, तो इसलिए जो पहले नहीं पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो हार्ड, यानी आउट ऑफ पीवाईक्यू वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी हार्ड क्वेश्चंस में ही आते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स के, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, इसलिए मैथमेटिक्स भी यहाँ पर हार्ड क्वेश्चंस की श्रेणी में ही रखे जाएंगे। मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन, जिनमें 3 या 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, जिनको करने में बहुत अधिक समय लगता है, वो भी हार्ड क्वेश्चंस की श्रेणी में ही आएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो प्रचलित किताबों में आपके नहीं होंगे, है ना, जो आप फेमस किताबें पढ़ते हो उनमें वो क्वेश्चन नहीं मिले, तो वो भी हार्ड क्वेश्चन में ही आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट लोगों के सोर्सेज सेम ही रहते हैं, ठीक है। अब अपने चलते हैं, लेकिन आज के बाद आपके सोर्सेज चेंज हो जाएंगे, वन स्टॉप सॉल्यूशन होंगे सारे के सारे, उनके अलावा और कहीं देखने की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब अपने एक बार इसको विश्लेषण करते हैं। मैंने पहले आपको बता दिया कि इजी क्या होते हैं, मॉडरेट क्या होते हैं, हार्ड क्या होते हैं। फिर आप सोचो कि यार हार्ड का क्या पैमाना है, तो मैंने बता दिया आपको क्या पैमाना है। तो इजी 50% से भी अधिक क्वेश्चन इजी थे एसआई 2021 में, मॉडरेट की श्रेणी में 45% प्लस क्वेश्चन थे, और हार्ड की तरफ 5% से भी कम क्वेश्चन जो थे वो हार्ड की कैटेगरी में थे 2021 में। तो अगर आप ओवरऑल लेवल की बात करो एसआई 2021 की, तो वो इजी ही था, ठीक है। फिर आप देखोगे एसआई 2025 जो टेलीकॉम सेक्टर का हुआ था, जिसने एक लेवल सेट किया था आरपीएससी के एग्जाम्स का, उसके अंदर 24 क्वेश्चन ही इजी थे, 24 क्वेश्चन ही इजी थे, 29 क्वेश्चन मॉडरेट थे, और 53 क्वेश्चंस हार्ड की कैटेगरी में थे। तो जो हाइप बनाई थी वो एक्चुअल में रियल थी, हाइप बनाई थी वो, क्योंकि हार्ड क्वेश्चंस में आप अटेम्प्ट लेने जाओगे तो नेगेटिव बहुत लगेंगे, इसलिए जो हाइप बनी हुई थी कि 40% लाना मुश्किल हो रहा था, तो वो हाइप कोई ऐसी नहीं बनी हुई थी, वो रियल में था, लोगों के साथ में इंसिडेंट हो रहे हैं ऐसे कि उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, 40% वाला मार्जिन क्लियर नहीं हो रहा है। तो उसी पर अपने बात करने वाले हैं आज। वो ग्राउंड रियलिटी सही है कि 40% नहीं हो रहे, उसका रीजन है एक, लेकिन ये भी एक रीजन है। इसका रीजन ये है कि यहां नेगेटिव्स लग रहे हैं हार्ड क्वेश्चंस में, वो छोड़ नहीं पा रहे हैं इन क्वेश्चंस को। इसके अलावा अगर अपने, तो ओवरऑल लेवल इसका हार्ड ही हो गया। अगर आप 50% से ज्यादा क्वेश्चन हार्ड हैं तो पूरे पेपर का लेवल भी क्या होगा, हार्ड ही होगा। फिर अभी जो एसआई 2026 में शिफ्ट 1 जो 5 अप्रैल को हुई थी, उसमें भी यही सेम पैटर्न रहा है, 23 क्वेश्चन ही इजी थे, मॉडरेट में 38 क्वेश्चन, मॉडरेट क्वेश्चंस की संख्या इन्होंने थोड़ी बढ़ाई, हार्ड क्वेश्चन को थोड़ा कम किया, 39 की तरफ आए।
तो ओवरऑल लेवल की बात करोगे तो वो हार्ड में ही माना जाएगा, क्योंकि मॉडरेट और हार्ड अगर क्वेश्चन ज्यादा है तो वो फिर आपका हार्ड में ही रखा जाएगा ओवरऑल लेवल। ठीक है, इसलिए आपको मैंने पहले हिंट देती थी कि एसआई की मेरिट कम जाएगी, सिंपल। हिंदी का पेपर भले ही इजी था, लेकिन जीके ने अच्छी खासी, मतलब आप समझ सकते हो। ठीक है, शिफ्ट 2 6 अप्रैल जो था उसके अंदर इजी क्वेश्चन 21, मॉडरेट 41, हार्ड में 38 क्वेश्चन थे। ठीक है, ओवरऑल लेवल इसका भी हार्ड था। ठीक है, तो आप मान सकते हो कि लगभग लगभग अभी 60 क्वेश्चन जो थे वो इजी और मॉडरेट में थे और 40 क्वेश्चन हार्ड थे, जो आपको नेगेटिव मार्किंग लगवाने में सक्षम है। तो इनका सॉल्यूशन क्या है वो मैं आपको आगे इजीली समझा दूंगा। इसके अलावा और कुछ चीजों पे बात करते हैं। यहाँ पे पहला तो आपको ये समझ आ गया कि पेपर के लेवल कैसे रहे, और इसी लेवल पे ही पेपर रहेगा, आप ध्यान रखना। इसी के इर्द गिर्द आपको आपका री एग्जाम मिलेगा जो 20 सितंबर को होगा, वो इसी पैटर्न के आसपास ही मिलेगा। इतने ही इजी आएंगे, इतने ही मॉडरेट आएंगे, इतने ही हार्ड आएंगे, इसके अलावा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। ठीक है, फिर अपने आगे चलते हैं, इसके अंदर हिंदी की बात कर लेते हैं। हिंदी की अगर बात करें तो ऐसा ही 2021 जो था वो वेरी इजी टू इजी की तरफ था। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन थे हिंदी के या फिर इजी क्वेश्चन थे, तो ये पैटर्न ओवरऑल लेवल था। फिर 2025 में जो टेलीकॉम सेक्टर का हुआ था, हिंदी का अब तक का सबसे खतरनाक पेपर, डिप्टी जेलर के बाद में एसआई टेलीकॉम सेक्टर हुआ था। ठीक है, वो मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, उसमें मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में थे, इजी उसमें नहीं था, है ना। ओवरऑल लेवल की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें तत्सम तद्भव भी हार्ड आए थे, उसमें वाक्य शुद्धि भी हार्ड आई थी, उसमें शब्द शुद्धि भी हार्ड आई थी, पारिभाषिक शब्दावली हार्ड आई थी। ठीक है, मुहावरे लोकोक्तियों को तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो इसलिए वो ओवरऑल लेवल मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। लेकिन अभी जो 2 एग्जाम हुए हैं, सही 2026 का शिफ्ट 1 जो हुआ है, ठीक है ना, ऐसा ही 2026 का जो शिफ्ट 1 हुआ है, हाँ, तो इसके अंदर आप देखोगे तो इजी टू मॉडरेट की तरफ आपको क्वेश्चन नजर आएंगे। एवरेज स्कोर की अगर अपने बात करें तो इसमें 70 टू 75 एवरेज स्कोर जो है वो लोग कर रहे हैं हिंदी के अंदर। ये एवरेज स्कोर है जिनकी तैयारी अच्छी थी। ठीक है, वो 70 से 75 कर रहे हैं, बाकी नेगेटिव मार्किंग वगैरह काट पीट के 70 से 75 क्वेश्चन बन रहे हैं लोगों के। ठीक है, एवरेज में। शिफ्ट 2 की अगर अपने बात करें, इजी टू मॉडरेट सेम टू सेम दोनों शिफ्ट रही है, हिंदी का सेम ही लेवल रहा है दोनों शिफ्ट्स के अंदर, एक दो क्वेश्चन इधर उधर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन का लाभ ज्यादा सेकंड शिफ्ट को मिलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको ऊपर मैंने जीके का भी दिखाया था। ठीक है, तो वहां भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो अब अपने यहां पर ये आपको मैंने ओवरऑल लेवल समझा दिया है जीके और हिंदी का। ठीक है, अब अपने बात करते हैं वेटेज की। वेटेज समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आप टेबल एक बार निहार लो अच्छे से। ठीक है, तो अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का आप क्रम देख सकते हो ये अच्छे से, कि एसआई 2016 में कितने आए हैं, 2021 में तीनों शिफ्ट्स में क्या क्रम रहा है, टेलीकॉम के अंदर कितने आए हैं। ठीक है, 2026 के अंदर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में कितने हैं। ठीक है, ये आप अच्छे से समझ लो इसको। ठीक है, आप टेबल देख लो, फिर अपने आगे चलते हैं। ठीक है, देख ली टेबल, आपने देख लिया हर सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें, ये भी देख लो। इंडियन पॉलिटी है, इंडियन हिस्ट्री है, पैटर्न में थोड़ा चेंज है, इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन उन्होंने थोड़े बढ़ाए हैं। इंडियन इकोनॉमी लगभग 7 के आसपास ही रख रहे हैं। राजस्थान हिस्ट्री बिल्कुल ही कम क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, अब आर्ट कल्चर आप देख सकते हो, आर्ट कल्चर का वेटेज इन्होंने बढ़ाया है। राजस्थान ज्योग्राफी लगभग 7-8 क्वेश्चन वही हैं। राजस्थान पॉलिटी में 5, राजस्थान इकोनॉमी से यानी इको सर्वे से 8 से 9 क्वेश्चन इजीली आ रहे हैं। करंट अफेयर से 16-15। ठीक है, अब आप कहोगे आपने वो वीडियो था उसमें तो 20-20 बताए थे, तो इसमें मैंने थोड़ा सा डिवाइड कर दिया, एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाला सेक्शन भी बना दिया, उसमें भी करंट बेस्ड हो गए, टेक्नोलॉजी वाले में भी डाल दिए करंट बेस्ड, तो ये विशुद्ध करंट अफेयर्स है। ठीक है,
अब ये जो मैंने आपको दिखाया है सही 2016 में कितने हैं, 21 में कितने हैं, ठीक है, फिर 25 टेलीकॉम में कितने हैं, फिर 26 वाले के अंदर कितने हैं, इसका एक ही मकसद था सिर्फ कि अब अपने एक एक्सपेक्टेड जो है पैटर्न बना सकें कि अब किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एसआई 2021 का जो री एग्जाम है उसके अंदर आप संभावित प्रश्न अगर देखें, ठीक है, तो मैथमेटिक्स से 5 प्रश्न, रीजनिंग से 5 प्रश्न, जनरल साइंस से 4 क्वेश्चन। जनरल साइंस में मैं रख रहा हूं इसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है, तो 2 बायोलॉजी में से कर लो, केमिस्ट्री में से 1 और फिजिक्स में से 1। टेक्नोलॉजी में 7 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको मैंने बताया था 3 क्वेश्चन तो करंट बेस्ड ही होंगे और 4 आप कंसेप्ट बेस्ड मान लो। एनवायरमेंट इकोलॉजी में 4 क्वेश्चन, जिसमें से 2 क्वेश्चन करंट बेस्ड होते हैं, 2 कंसेप्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, इंडियन ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन। ये मैं क्यों बता रहा हूं इस सब्जेक्ट से कितने, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा कि आपको किस सोर्स से पढ़ना है। अब आप कहीं पप्पू सिंह प्रजापति की बुक से राजस्थान हिस्ट्री पढ़ने चले जाओ, प्रश्न आ रहे हैं उसके 2, तो उसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला था कि यूआरओ के लिए आपने और बुक क्यों नहीं रेकमेंड की, पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक क्यों रेकमेंड की, तो आप वेटेज भी तो देखा करो कि सब्जेक्ट का वेटेज कितना है उसका। 20 क्वेश्चन आ रहे हैं आर्ट कल्चर और हिस्ट्री के मिला के, सेकेंड ग्रेड में भी 20 क्वेश्चन आते हैं, तो उनके लिए रेकमेंडेड है वो, एसआई वालों के लिए रेकमेंडेड नहीं है, ठीक है। फिर इंडियन पॉलिटी सबसे बड़ा सेगमेंट है सब्जेक्ट्स में, 10 क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी के आ ही रहे हैं एसआई के अंदर, ठीक है। फिर इंडियन हिस्ट्री के 6 क्वेश्चंस, इंडियन इकोनॉमी के 7, फिर राजस्थान हिस्ट्री के सिर्फ 2 क्वेश्चन, आर्ट कल्चर के 7, 2 के 3 कर लो ज्यादा से ज्यादा, राजस्थान ज्योग्राफी के 7 और राजस्थान पॉलिटी के 5, फिर राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे के 8 और करंट अफेयर्स के 15। यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा री एग्जाम में भी, ठीक है। अब इससे आपको एक आइडिया लग गया कि आपकी हेल्प कौन से सब्जेक्ट कर सकते हैं 40% वाले मार्जिन को क्रॉस करने में। एक तो इसमें आ गया करंट अफेयर्स, एक आपका आ गया इंडियन पॉलिटी, ठीक है। एक एक करके डिस्कस करेंगे डिटेल में कि जो अभी क्वेश्चन आए थे उसमें हार्ड क्वेश्चन कहाँ आए थे, ठीक है। इसके अलावा एक आपका इंडियन इकोनॉमी इसमें हेल्प करेगा, एक राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे और मैथ रीजनिंग, ठीक है। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी है, तो ये सब्जेक्ट आपको हेल्प करेंगे इस 40% वाले मार्जिन को क्रॉस करने में। इसके बाद अगर आप इसको और तरीके से बांट के देखो तो राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन, इंडिया जीके के भी 30 क्वेश्चन, साइंस के 15 क्वेश्चन जिसमें टेक्नोलॉजी, जनरल साइंस और एनवायरनमेंट तीनों ही शामिल है, मैथ रीजनिंग के 10, करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन। दूसरे तरीके से देखोगे तो हिस्ट्री के 15, ज्योग्राफी के 15, पॉलिटी के 15, इकोनॉमी के 15, साइंस के 15, मैथ रीजनिंग के 10 और करंट अफेयर्स के 15 क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर आपको डेप्थ को एनालिसिस करना है कि किस सब्जेक्ट्स में से हार्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किस में से मॉडरेट ज्यादा आ रहे हैं और किस में से इजी आ रहे हैं क्वेश्चन, तो ये मैंने ऐसा ही 2025 का जो टेलीकॉम सेक्टर वाला था वहां पर डेप्थ एनालिसिस किया था और आपको बताया था कि राजस्थान हिस्ट्री के अंदर जो 2 क्वेश्चन आए थे उसमें से एक ही मॉडरेट की श्रेणी में था और एक टफ क्वेश्चन था। आर्ट कल्चर के जो 8 क्वेश्चन आए थे उसमें 3 ईजी थे, 1 मॉडरेट था और 4 आपके टफ थे। तो ये आप पूरी टेबल को आप विश्लेषण कर सकते हो इस प्रकार से, ठीक है। तो आपको आइडिया लग जाएगा किस सब्जेक्ट में से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे राजस्थान इकोनॉमी में मॉडरेट क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में मॉडरेट क्वेश्चंस आ रहे हैं, करंट अफेयर्स में इजी और मॉडरेट की संख्या ज्यादा है, ठीक है, टफ क्वेश्चन होते हैं। फिर आपको ये पंगा पता है क्या है, पंगा ये आप 100% करना चाहते हो, यहाँ पंगा है, जबकि लाने आपको सिर्फ 40% है और उसमें भी जीके में 36% ही। पंगा यही है कि 100% के पीछे भागते हो। तो अब करंट अफेयर्स में मान लो आपके 15 क्वेश्चन आए और 15 में से आप 9 करके आ गए तो आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा, आप सोचते यही होगी अच्छा क्वेश्चन कहाँ से आगे पता नहीं क्या लेना देना है। जब आपका 40%, 36% ये मार्जिन क्लियर हो रहा है, इवन एसआई टेलीकॉम में बैकलॉग लगेगी जहां पर 98 ही सीटें थी सिर्फ, वहीं बैकलॉग लग जाएगी। आप सोच के देखो, सिर्फ 98 ही सीटें, वहां बैकलॉग लग जाएगी। कारण क्या है, मेंटेलिटी ये हो गई है कि हम 100% की तरफ भागेंगे। उसके चक्कर में इतने सारे सोर्सेज में उलझ जाते हैं कि आपको आइडिया ही नहीं रहता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसलिए आप सोर्सेज को एक ही रखो जो मैं आपको आज बताने वाला हूं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डेप्थ एनालिसिस शीट बता दी है।
अब अपने आते हैं एक एक करके, पहले जीके की स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं, सिलेबस क्या है और स्टडी सोर्स क्या है। देखो पहले तो इसके पैटर्न को थोड़ा समझ लेते हैं। 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चन, सबको पता है 2 घंटे और 10 मिनट एक्स्ट्रा 5वां ऑप्शन भरने के लिए, जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। नेगेटिव मार्किंग 2/3 है, 0.67, ठीक है, क्योंकि सही उत्तर पे 2 और उसका 1/3, समझ गए, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं इंडियन पॉलिटी पे। इंडियन पॉलिटी के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले तो। देखो इंडियन पॉलिटी, अब अपने जितने भी सब्जेक्ट देखेंगे उनमें 2 टाइप की चीजें देखेंगे। एक, आपका फोकस जोन क्या होना चाहिए, यानी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, इनको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। एक है आपका लेस फोकस जोन, कि इन टॉपिक्स को आपको सिर्फ सरफेस लेवल से पढ़ना है, इनको डेप्थ में जाके पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पर विश्लेषण करेंगे। और इससे पहले यही चीज मैंने आपको SI 2026 वाले एग्जाम के लिए बताई थी स्ट्रेटेजी में, और आप जाके देख लेना, ये जो पूरी PDF है इससे मिलान कर लेना, हर एक टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेगा जो मैंने आपको फोकस जोन में बताए थे, ठीक है। सबसे पहले तो ये टॉपिक तो अब हट ही चुका है, क्योंकि SI 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग होगी, तो ये आपराधिक कानून तो अब हट चुका है पूरी तरह से। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आ जाते हैं आपके भारत शासन अधिनियम 1919 और 1935। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से यहां से आना ही आना है, ठीक है। फिर आपके संविधान सभा प्रस्तावना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी प्रश्न आएगा ही आएगा। फिर अनुसूचियां और संविधान के स्रोत, DPSP, और DPSP में ज्यादातर क्वेश्चन आपके आर्टिकल्स की विषय वस्तु से रिलेटेड ही आते हैं। फिर संविधान संशोधन, जिसमें सिर्फ आप इंपॉर्टेंट वाले, वैसे तो मैंने लोकबंधु के टेलीग्राम चैनल पे आपको 1 से लेकर 106 तक के संविधान संशोधन प्रोवाइड करवा दिए हैं। लेटेस्ट तक जितने भी संविधान संशोधन में वो आपको टेबल फॉर्मेट में 1 से लेकर 106 तक सारे मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, ठीक है। फिर उच्चतम न्यायालय, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से 100% 1 से या 2 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन उच्चतम न्यायालय से विशुद्ध हो सकता है, और एक उसके जो केसेस हैं, वाद हैं, जितने भी न्यायपालिका के जो मेजर हैं, वो सारे वहां से प्रश्न बनाए हैं, आप जाके चेक कर सकते हो। RC कपूर, SP गुप्ता वाला जो प्रश्न था वो वाद में से आया है, और आपको मैंने सारे के सारे वाद जो हैं वो कंपाइल करके टेबल फॉर्मेट में टेलीग्राम चैनल लोकबंधु 2025 पर प्रोवाइड करवा दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके राष्ट्रपति एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नीति आयोग, वैसे तो आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ है, राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग जो है वो दिया हुआ है, बट नीति आयोग जो है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अभी वर्तमान में यही है। भारत निर्वाचन आयोग, आप देखेंगे निर्वाचक नामावली वाला प्रश्न जो था वो यहीं से आया था, इसकी साइट में से आया था। फिर राजनीतिक दल, ये टॉपिक जो है इसको आप थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो यहां से, ठीक है। और इसकी जगह पर मैं आपको बता देता हूं, लेस फोकस जोन में भी आपको मैंने बताया था कि इनको भी अच्छे से देखना है। इसमें क्या देखना है, जैसे कि मूल अधिकार था, तो मैंने आपको बताया था इसमें केवल आर्टिकल्स और जो केसेस हैं जो अब मैंने आपको कंपाइल करके दे ही दिए हैं, यही आपको याद करने हैं। और आप देखेंगे मूल अधिकार से जो प्रश्न आया था वो आर्टिकल्स और उनकी विषय वस्तु वाला ही आया था। संसद जो है ये आप बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसमें भी आप केवल आर्टिकल्स की विषय वस्तु पढ़ लोगे तो वही मोर देन इनफ रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा ये टॉपिक भी आपको कंप्लीटली पढ़ने चाहिए, ये लिखा हुआ था यहाँ पर कंप्लीट पढ़ने चाहिए। उसमें एक तो था गठबंधन सरकार, आप देखोगे गठबंधन सरकार से एक प्रश्न आया था, आपात उपबंध से एक प्रश्न आया था, न्यायिक समीक्षा और PIL से एक प्रश्न आया था। ये टॉपिक आपके फोकस जोन में होने चाहिए, ठीक है ना, ये टॉपिक आपके फोकस जोन में होने चाहिए इतने सारे, ये तो आपको पढ़ने ही चाहिए। फिर आते हैं कि किन पर जो है वो कम फोकस करना चाहिए,
तो इनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, फिर आपके संघीय ढांचा है, भारतीय संविधान की जो विशेषताएं दी हुई है वो इतने, क्योंकि एग्जाम में इनसे प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बहुत ही कम। फिर भारत राज्य की प्रकृति है, जैसे आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, ये टॉपिक दिया हुआ है आपके, तो यहां से भी प्रश्न आने की संभावना बहुत कम रहती है। वैसे आया था एक प्रश्न यहां से, लेकिन वो आप इजीली कर सकते हो उसको। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति है, तो इसमें एनालिटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन टॉपिक आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ ही लेते हो, तो यहाँ पढ़ने की उसको नीड नहीं है। फिर ये जितने भी आयोग बच गए हैं, सीवीसी, एनएचआरसी, एनडीसी, प्लानिंग कमीशन, सीआईसी, लोकपाल और कैग, ठीक है, इनको आप एक कंपाइलेशन फॉर्म में पढ़ लो एक टेबल के माध्यम से, और ये भी मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। कंपाइलेशन स्टडी इसकी आप अगर कर लोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंडियन पॉलिटी की स्ट्रेटेजी है। अब अगर अपने बात करें तो इसका वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, कहां से इसको पढ़े, तो इसका बहुत सिंपल है, मैं आपको बताता हूं। सबसे बेस्ट स्टैंडर्ड बुक है एम लक्ष्मीकांत, लेटेस्ट 8th एडिशन है, वो आप ले आओ, ठीक है। 700 रुपये लगेंगे जरूर, लेकिन आपका काम हो जाएगा। इंडियन पॉलिटी आपको आगे आरएएस प्री कोई भी एग्जाम दे लेना, अगर आप एम लक्ष्मीकांत आपके पास में है, राजस्थान के हर एग्जाम में इंडियन पॉलिटी की सबसे बेस्ट बुक एम लक्ष्मीकांत है, ठीक है। अब एम लक्ष्मीकांत के साथ में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें आर्टिकल्स के जो सब आर्टिकल्स हैं वो नहीं दिए होते, बस उसके अलावा हर एक संभव चीज दी हुई है जितनी नीड है एग्जाम के लिए, और आरपीएससी के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं एम लक्ष्मीकांत की बुक में से। अब आते हैं सब आर्टिकल्स की तरफ, अभी मैं प्रूफ भी बता दूंगा आपको। सब आर्टिकल्स की अगर अपने बात करें तो ये आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक में नहीं मिलेंगे, ठीक है, और कुछ आर्टिकल्स की विषय वस्तु विस्तार में नहीं मिलेगी। तो इसका एक बेस्ट तरीका ये है कि आप बेयर एक्ट को स्टडी कर लो साथ साथ, कोई ज्यादा इसमें टाइम भी नहीं लगता है, ठीक है। और आर्टिकल्स और सब आर्टिकल्स आपको साथ में पढ़ने चाहिए। जैसे कि आप आर्टिकल 124 पढ़ोगे तो आर्टिकल 124 के अंदर टोटल 7 सब आर्टिकल हैं, सर्वोच्च न्यायालय वाला जो है ना, उसमें 7 सब आर्टिकल है। कहां से मिलेंगे, क्या आपको बेयर एक्ट की किताब खरीदनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए, बहुत पैसे लगते हैं और आपको समझ भी नहीं आएगी। बेस्ट मैं बताता हूं आपको, हिंदी वाला हो चाहे इंग्लिश वाला हो, दोनों के लिए ये है। और ये एम लक्ष्मीकांत इंग्लिश में भी आप सब जानते हो, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी साथ साथ में बने रहना, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बता रहे। साइट है एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करके, वहां पर आपको पूरा का पूरा आप लिखो आर्टिकल 124 इन हिंदी, तो आपके पास में हिंदी में आ जाएगा। आर्टिकल 124 इन इंग्लिश लिखो तो इस साइट पे सारे के सारे आर्टिकल्स और उनके सब आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ जैसे ही आप चैप्टर खत्म करो एम लक्ष्मीकांत से, जैसे मान लो आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा, तो आप उसके बाद जाओ आर्टिकल 124 से लेकर जितने भी आगे 147 तक आर्टिकल्स हैं वो सारे आप वहां से पढ़ लो, ठीक है। तब आपको, क्योंकि वो एक रिवीजन भी हो जाएगा आपका, जो एम लक्ष्मीकांत में वही चीजें होंगी, बस आप उसको आर्टिकल वाइज पढ़ना है, ठीक है। तो ये आप 2 सोर्स फॉलो कर लो, मोर देन इनफ है। एम लक्ष्मीकांत बेस्ट सोर्स है इंडियन पॉलिटी का, उसके साथ में ये, और मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आपको आर्टिकल्स और उनके सब आर्टिकल जितने भी हैं भारतीय संविधान में वो सारे आपको प्रोवाइड करवा दूं कुछ दिनों में। जैसे मैंने आपको वाद प्रोवाइड करवाए थे, संशोधन प्रोवाइड करवाए हैं, वैसे ही मैं आपको एक कंपाइलेशन आयोगों का करवाऊंगा और एक इनका आर्टिकल्स और सब आर्टिकल्स का, ठीक है, ताकि 1-2 क्वेश्चन में आप ऑलरेडी एडवांस हो जाओ पहले से ही, ठीक है। तब तक आप एम लक्ष्मीकांत से स्टडी करें। तो ये इंडियन पॉलिटी था, इसकी समस्या आपके समाप्त। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपके दिमाग में जो चीजें चल रही है उसका क्या है। देखो, जैसे ये प्रश्न था निर्वाचक नामावली वाला, ये आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट से दिया हुआ था, तो इनके पीछे मत भागो, ये कोई अबाउट अस वाले कॉर्नर में या FAQ वाले के अंदर नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इनके पीछे मत भागो, साइट पर डेली अपडेटेड रहना। ये एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है, ठीक है ना, इतना टाइम ही नहीं है स्टूडेंट के पास, लिमिटेड चीजें पढ़ना है, तो ऐसे प्रश्नों के पीछे मत भागो। टोटल 20 क्वेश्चन आए, उनमें से ये 4 ही क्वेश्चन मैं हार्ड की श्रेणी में रख रहा हूं, उसमें भी 2 का इलाज तो कर ही दिया। इसके अलावा एक ये प्रश्न था कि ये बेंगलोर के अंदर जो भी है ये प्रसिद्ध कथन किसका था, तो ये एक बुक है पंचायती राज पर कर्नाटका के
अंदर ऐसी बुक का नाम है, उस बुक में से ये प्रश्न बनाया गया। तो अब आप सोच के देखो, एक एक स्पेशल बुक से जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं, इनके पीछे भागोगे क्या आप? कोई नीड नहीं है ऐसे प्रश्नों को करने की, ठीक है। ये छोड़ने वाले थे। यहाँ अगर आप नेगेटिव मार्किंग लगवा रहे हो तो बहुत ही गलत है ये प्रश्न आपको इजीली एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। जो वाद वाला है मैंने आपको कंपाइलेशन मोड में भी प्रोवाइड करवा दिया, वहां भी मिल जाएगा। ये आर्टिकल 145 जो है वो डिटेल में नहीं दिया हुआ है एम लक्ष्मीकांत में, इसलिए बोला है मैंने कि थोड़ा सा बेयर एक्ट को भी ध्यान में रखो, ठीक है। वो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा इसलिए। तो टोटल 20 क्वेश्चन आए थे, उनमें से ये 4 ही क्वेश्चन जो थे वो एम लक्ष्मीकांत से बाहर थे। उसके अलावा आप 16 क्वेश्चन कर सकते हो, दोनों पारियों का बता रहा हूं मैं आपको। 16 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो 20 में से, अगर आपने एम लक्ष्मीकांत को अच्छे से स्टडी किया है तो, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट सोर्स यही है। अगर आपके पास में पुराना एडिशन भी पड़ा है, मान लो 7वां या 6ठा, तो भी काम चल जाएगा, फिर पैसे लगाने की इतनी नीड नहीं है। अब आते हैं अपने राजस्थान पॉलिटी पर। तो देखो राजस्थान पॉलिटी आपके 5 क्वेश्चन देकर जाएगी आपको, मैंने पहले ही बता दिया। इंडियन पॉलिटी 10 और राजस्थान पॉलिटी 5, ठीक है। तो अब 5 क्वेश्चन के लिए आप कहीं मैंने आपको इसमें सिंपल चीज बताई थी कि मिनिमम इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। राजस्थान पॉलिटी का जो सबसे बड़ा हवा बनाया हुआ था वो था फैक्ट्स का, कि जो फैक्ट्स पूछते हैं वो बहुत ही खतरनाक वाले, और ये आरएएस प्री में ज्यादा हुआ बना था कि बहुत ही खतरनाक फैक्ट्स पूछते हैं। लेकिन अगर आप आरपीएससी के रिसेंट पैटर्न को देखोगे तो उसमें राजस्थान पॉलिटी में से बहुत ही इजी फैक्ट्स पूछे गए हैं, बहुत ही सिंपल फैक्ट्स पूछे गए हैं। जैसे कि अभी जो पेपर हुआ था उसमें यह पूछा था कि राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन राज्यपाल थे, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसके अलावा 1980 के दशक के बाद में मुख्यमंत्री कौन रहे, इस प्रकार के फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहे हैं जो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप इसके लिए बड़ी बड़ी किताबें अगर पढ़ने जाओगे राजस्थान पॉलिटी के लिए तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि प्रश्न आने हैं 5 ही। प्रश्न कितने आने हैं? 5। तो इसका बेस्ट तरीका क्या है फिर? इसका बेस्ट तरीका यह है, आप ब्रह्मास्त्र जैसी किसी भी छोटी किताब में से आप पढ़ो। लेकिन ब्रह्मास्त्र छोटी किताब जरूर है, लेकिन उसमें कवरेज बहुत अच्छी दी हुई है। ये पहले भी मैंने आपको रेकमेंड की थी कि राजस्थान पॉलिटी 5 क्वेश्चंस के लिए अगर आप बड़ी किताबें पढ़ रहे हो तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है एसआई जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है। यहाँ एसआई की ही बात करें, या फिर आपने मान लो राजस्थान पॉलिटी पे आपकी बहुत अच्छी कमांड, आपने पहले पढ़ रखी है, आपके पास में अपने सोर्स हैं, तो फिर आप उनको फॉलो करो, बहुत ही सही है, ठीक है। फिर आपको ब्रह्मास्त्र को फॉलो करने की नीड नहीं है। लेकिन आप नया सोर्स देख रहे हो राजस्थान पॉलिटी का एसआई के लिए, तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र सबसे अच्छा रहेगा, ठीक है। आउटपुट उतनी ही आनी चाहिए, बड़ी किताब पढ़ लो चाहे छोटी किताब पढ़ लो, ठीक है। अब अगर अपने बात करें, इसमें एक जो चीज थी कि इन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया है, और वो क्लैरिफिकेशन क्या है? वो क्लैरिफिकेशन ये है कि ये राजस्थान पॉलिटी है, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि राज्यपाल में से एक क्वेश्चन आना है जो आया ही है, मुख्यमंत्री में से एक आना है जो आया है, विधानसभा में से एक आया है, इसने पूछे थे प्रथम विधानसभा के अंदर, द्वितीय विधानसभा में विपक्ष शायद क्या पूछे थे, विधानसभा अध्यक्ष पूछे थे शायद, ठीक है, ऐसा प्रश्न आया था। वो भी इजी क्वेश्चंस में ही काउंट होगा, सिंपल फैक्ट से क्वेश्चन पूछते। उच्च न्यायालय में से प्रश्न नहीं है। खैर, आयोग में जो प्रश्न आरपीएससी से इन्होंने पूछा था नवाचारों से, वो क्वेश्चन आप हार्ड की श्रेणी में रख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस के पीछे आपको नहीं भागना है, ठीक है। फिर आप यहां क्लैरिफिकेशन में आपको दे देता हूं। देखो, नागरिक अधिकार पत्र से भी एक प्रश्न आया था जो कि मैंने इंडियन पॉलिटी में डाल दिया, बहुत ही सिंपल था। उसके 6 मूल तत्व पूछे थे जो साइट पर दिए होते हैं, और जहां से भी आप ये पढ़ते हो नागरिक अधिकार पत्र, वहां आपको मिल ही जाते हैं, ठीक है। महिला और बाल अपराध में मैंने आपको इतना बताया था, इतना समझाया था कि आप YouTube और कोचिंग वालों के जाल में मत फंसो। उन्होंने पता नहीं आपको डीएवी एक्ट जो घरेलू हिंसा वाला है, यौन उत्पीड़न वाला एक्ट है, वो सब करवा रखे थे, बाल श्रम विधियां करवा रहे थे, पोक्सो एक्ट करवा रहे थे। लोग पागल हो गए थे पढ़ पढ़ के। और मैंने आपको सिर्फ सिंपल बताया कि ये राजस्थान पॉलिटी के सिलेबस में लिखा हुआ है, तो राजस्थान के कॉन्टेक्स्ट में ही चीजें पूछी जाएगी। जिसमें एक यौन उत्पीड़न में विशाखा गाइडलाइन आता था,
तो विशाखा को इन्होंने इग्नोर किया, इन्होंने एक नया स्टैंडर्ड सेट किया कि हम कहां से पूछ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम प्रश्न जो पूछेंगे, आपको मैं प्रश्न दिखा देता हूं, इन्होंने एक स्टैंडर्ड बताया है। ये देखो, ये 3 प्रश्न पूछे हैं इस टॉपिक में से, दोनों शिफ्टों के अंदर, एक में 1 आए थे, एक में 2 आए थे। देखो, एक तो ये बाल अपराध से रिलेटेड ये प्रश्न पूछा था कि बाल अपराधों के लिए राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना हुआ है, उससे रिलेटेड 4 फैक्ट दिए हुए हैं। ये सामाजिक अधिकारिता ने जो न्यायालय विभाग है उसके अंडर में है, उसकी साइट पे आपको इसकी पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ये प्रोवाइड करवा देंगे आपको। ठीक है, अगली बार अगर यहाँ से प्रश्न आता है तो गलत नहीं होगा। लेकिन ये जो प्रश्न था महिला आयोग वाला, ये पूछना बिल्कुल भी जायज नहीं था। उसका मैं सिंपल कारण बताता हूँ। महिला आयोग ना तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ, पहली बात तो। दूसरा ये है कि आरएएस प्री का जो नया सिलेबस है उसमें ऐड किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐड ऑन है। और फिर अगर आपको महिला आयोग से प्रश्न पूछना ही था, ठीक है, तो उसमें इन्होंने बिल्कुल धारा की भी जो उपधारा है वहां से प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो ये आपके बिल्कुल भी करने लायक नहीं था। अब अगर महिला आयोग पढ़ रहे हो तो आपके पाठ्यक्रम में ही नहीं लिखा हुआ तो सही नहीं है वो फिर। ठीक है, तो आप महिला आयोग को छोड़ सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। और मैंने आपको महिला आयोग जो है पढ़ाया था आरएएस प्री के लिए, उसमें ये साफ साफ दिया हुआ था, ये क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, वहीं से आने हैं सारे। ठीक है, लेकिन आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है कि आप महिला आयोग पढ़ो। फिर इसमें एक प्रश्न ये था महिला अधिकारिता निदेशालय, ये भी साइट से प्रश्न इन्होंने उठाया, महिला अधिकारिता निदेशालय वाला। तो ये 2-3 चीजें हैं, ये आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे महिला और बाल अपराध वाले के अंदर। लेकिन अभी जान मत खाना प्लीज यार, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप अभी से जान, आपको लगता है एक साथ ही कंटेंट दे दें सारा, इतना सारा काम होता है उसमें कैसे कर दे। ठीक है, हर एक चीज क्वालिटी के साथ प्रोड्यूस करते हैं हम, ऐसे नहीं है कि उठाई और बस दे दी। साइट पे आप कभी खुद करके देखना, आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार कितनी हेक्टिक है साइट पे काम करना। ठीक है, अब ये क्लैरिटी आपको मिल गई कि महिला और बाल अपराध में से क्या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और राजस्थान पॉलिटी के 5 क्वेश्चन हैं और उनके लिए बेस्ट सोर्स मैंने आपको बता दिया। आपका जो भी सोर्स है वो भी बेस्ट है, बस उसमें फैक्ट्स लिखे हुए होने चाहिए अच्छे खासे। ठीक है, बहुत फंकी फैक्ट्स जो होते हैं कि वो उस उच्च न्यायालय में रहे या नहीं रहे, वो वाले नहीं पढ़ने। ठीक है, बेसिक फैक्ट्स पढ़ो, उन्हीं से काम हो जाएगा। यही मैंने, जितने भी लोगों ने मुझसे पूछा था कि राजस्थान पॉलिटी में क्या करें क्या करें, तो मैंने सबको बताया था बेसिक फैक्ट्स ही पढ़ लो, वहीं से काम हो जाएगा और वहीं से हुआ। ठीक है, अब अपने चलते हैं कि आगे, है ना, ये राजस्थान पॉलिटी का मैंने आपको समझा दिया पूरा का पूरा। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए राजस्थान पॉलिटी को लेकर। फिर नेक्स्ट अपने चलते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का जो पूरा का पूरा सिलेबस था, सबसे इंपॉर्टेंट यही था। इंडियन इकोनॉमी में लोगों के डाउट ज़्यादा थे और जो मैंने बताया था वहीं से सारे प्रश्न आए थे। खुद जाके पेपर मिला लो भले ही, कोई दिक्कत नहीं है, ये टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं ही। सब्सक्राइब तो कर लो। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी के अगर आप सिलेबस को देखोगे तो इसमें आपको एक डाइवर्सिटी नजर आएगी। ठीक है, एक तरफ आपको इकोनॉमिक्स नजर आएगा, एक तरफ आपको इकोनॉमी नजर आएगी, दूसरी तरफ आपको कुछ छोटे टॉपिक नजर आएंगे, कुछ बहुत बड़े टॉपिक नजर आएंगे। तो इसमें भी आप देखोगे आरपीएससी जो है वो कुछ ही टॉपिक पर फोकस करती है और हमेशा वहीं से प्रश्न बनाती है, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जहां से प्रश्न बनाती ही नहीं है। कौन कौन से ऐसे टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फोकस जोन है, उसमें 2 कैटेगरी है। एक तो है छोटे टॉपिक, जैसे कि मानव विकास सूचकांक। ठीक है, 2025 वाली रिपोर्ट ये आपको अब भी पढ़नी है, वही रिपोर्ट थी, वहीं से आप दोनों एग्जाम में देखोगे एक एक प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मैंने बताया था शेयर बाजार और स्टॉक एक्सचेंज, तो आप जाके देखना, दोनों एग्जाम में एक एक प्रश्न आपको मिलेगा और इस बार भी मिलेगा। फिर मैंने आपको बताया था सेवा क्षेत्र और व्यापार क्षेत्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप देखना विदेशी व्यापार वाला प्रश्न जाके। ठीक है, न्यू इकोनॉमिक सर्वे में से था, ये अब प्रोवाइड करवा देंगे, उस समय टाइम नहीं मिला था। आर्थिक समीक्षा नया वाले का, अब आपको ये पूरा प्रोवाइड करवा देंगे। फिर इसके अलावा एक टॉपिक है राजकोषीय नीति और एक है मौद्रिक नीति, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, इनका वन स्टॉप सॉल्यूशन भी बताने वाला हूं मैं आपको। ये कंसेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आय है, ये कंसेप्चुअल है, बजटिंग है, बैंकिंग है, मुद्रास्फीति है, गरीबी बेरोजगारी है,
और पीडीएस यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, ये आपके कंसेप्चुअल टॉपिक हैं जिनमें से प्रश्न आने ही आने हैं। इनमें करंट अफेयर्स का इतना रोल नहीं है। फिर कौन से टॉपिक जो है उसमें लेस फोकस आपको करना चाहिए, जैसे कि पंचवर्षीय योजना, इसको आप फोकस में रख सकते हो थोड़ा बहुत। मैंने बताया था पहली 11वीं और 12वीं को आप पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है। तो आप इसकी एक प्रॉपर पूरी रीडिंग ही ले लो, पूरी पंचवर्षीय योजनाओं की मेन फैक्ट्स की, ठीक है। इसके अलावा कृषि और उद्योग मैंने आपको बताया था, आप इसको छोड़ सकते हो, नहीं आएंगे प्रश्न, नहीं भी आए, ठीक है। आर्थिक समस्याएं, सरकारी पहल, कुछ नहीं है। एलपीजी में से, सब्सिडी में से, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण, कुछ नहीं, ना आ पाएंगे, ठीक है। वही ऊपर वाले टॉपिक काम के। इसके अलावा लेसर फोकस में लोकवित्त है, विकास समृद्धि लेखांकन, ई कॉमर्स, यहाँ से कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये इंडियन इकोनॉमी है, आपको मैंने पूरा फोकस जोन बता दिया कहाँ आपको काम करने की नीड है। फिर अगर अपने बात करें इसके सोर्स की, तो इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? इसका सबसे बेस्ट सोर्स तो है महेश कुमार वर्णवाल की जो एनसीईआरटी सार आती है। कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन आपके ये सॉल्व करवा देगी, कंसेप्ट बेस्ड सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व करवा देगी। मानव विकास सूचकांक अपडेटेड बुक है पूरी की पूरी, HDI 2025 की रिपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी का पूरा सार है 6 to 12 तक का। और इसके अलावा अगर आपके पास में इंडियन पॉलिटी की और कोई बुक है जिसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जैसे लाल एंड लाल हो सकती है आपके पास में, और भी आपके पास में जो भी बुक है तो आप फॉलो कर सकते हो। बट अगर कोई न्यू कमर है, न्यू कमर तो क्या ही है, जो 2021 वाले ही होंगे वापस बैठेंगे, तो वो न्यू कमर तो क्या ही है। लेकिन आप अपने सोर्सेज को अगर आप चेंज करना चाहते हो, आपको लगता है कि यार मेरे सोर्सेज इनफ नहीं है इंडियन इकोनॉमी के, तो महेश कुमार वर्णवाल आपके लिए बेस्ट सोर्स रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं बता रहा, फिर आप ऐसे ही कंफ्यूज हो जाते हो। दूसरा, भारत की जो आर्थिक समीक्षा है जो लेटेस्ट वाली आई थी, उसका सार आप जरूर पढ़ें। जो पीआईबी वाला था वो मैंने आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रखा है। आगे अब आपको टेलीग्राम चैनल से कंटेंट उठाने की नीड नहीं पड़ेगी, मैं आपको व्यवस्थित रूप में सारा कंटेंट एक जगह पर प्रोवाइड करवा दूंगा ऐप के अंदर, ठीक है। वहां पर आपको सब्जेक्ट वाइज सारा कंटेंट मिलता रहेगा। इसके अलावा कुछ स्पेशल टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया था विदेशी व्यापार वाला है, ठीक है। ऐसे कुछ स्पेशल टॉपिक्स जो है इंडियन इकोनॉमी के, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। फिर भारतीय बजट जो है, इसका आपको सिर्फ सार पढ़ना चाहिए। आप बोलोगे कि आपने बोला था बजट एसआई के अंदर आता नहीं है, और बजट से 2 क्वेश्चन आए थे, तो बजट से 2 क्वेश्चन आए थे, उसमें एक क्वेश्चन तो कंसेप्ट में था जो आपके बजटन ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। मैंने ये बोला था आपको कि जो बजट है, इंडियन बजट जो लेटेस्ट आता है वो नहीं आएगा, लेकिन ये करंट अफेयर्स वाला ही क्वेश्चन पूछा था इससे रिलेटेड, बजट से रिलेटेड, ठीक है। तो क्या ये अब इंपॉर्टेंट है क्या? अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि बजट आयोग काफी टाइम हो चुका होगा, जब 20 सितंबर को एग्जाम होगा। तो आप सार सेफ्टी के लिए आप सार पढ़ के चले जाओ, वही इनफ है। एक क्वेश्चन आया था, कोई ज्यादा इतना खास भी नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही करंट अफेयर्स से रिलेटेड था। जैसे ही बजट आया था उसके आसपास ही पेपर बना था, ठीक है। तो ये आपके इंडियन इकोनॉमी है, इसका बेस्ट सोर्स आपको मैंने बता दिया है, ठीक है। और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब आते हैं राजस्थान इकोनॉमी पर। राजस्थान इकोनॉमी का सिंपल सा मीनिंग है राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे। राजस्थान की इकोनॉमिक सर्वे, इसमें से आपके 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे एसआई के अंदर, ठीक है। इसमें से आपके 7 क्वेश्चन इंडियन इकोनॉमी में से, ठीक है। अब राजस्थान इकोनॉमी के लिए आपको राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना है। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की मार्केट में खूब किताबें हैं, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सारी की सारी किताबें जो हैं वो एक दूसरे की फोटोकॉपी टाइप है, क्योंकि सारी चैप्टर वाइज हैं। जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो भी चैप्टर वाइज है, और उसी के तर्ज पर सारी चैप्टर वाइज लिखते हैं, क्योंकि उसमें कोई ज्यादा मेहनत लगती है नहीं, ठीक है। तो आप मार्केट के जो भी सोर्सेज हैं, जो भी आपके पास में बुक है, इनफ है, ठीक है। लेकिन राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जब आप चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो तो इसके 2 नुकसान है। पहला, चीजें रिकॉल नहीं हो पाएगी, हर चैप्टर में योजनाएं आ जाएगी, फिर आंकड़े आ जाएंगे, फिर नीतियां आ जाएगी बीच बीच में, ठीक है। तो कंपाइलेशन कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि अब जब अगली बार आप एग्जाम दोगे कभी 2027 के अंदर,
तब आपका सर्वे चेंज हो चुका होगा, फिर आपको फिर नई किताब खरीदनी पड़ेगी। तो मैं आपको इसका बेस्ट सोर्स बता देता हूं सर्वे का, कि एक बार ये आप बुक खरीद लोगे तो बार बार आपको ये बुक्स खरीदने की नीड नहीं पड़ेगी। सर्वे की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी है। ठीक है, अब आपको हर साल सर्वे खरीदने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। बेस्ट क्या है, तो बेस्ट है ये। ठीक है, ये लोकबंधु पब्लिकेशन की तरफ से पहली पुस्तक है। ठीक है, जो सारी बुक, ऐसा नहीं है हम कंटेंट बुक लिखने पे आ जाए। ठीक है, मैं इंडियन इकोनॉमी बुक नहीं निकालूंगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्केट में उसका बेस्ट सोर्स पड़ा है। ठीक है, तो मैं अपनी एनर्जी नहीं लगाऊंगा उस पर। लेकिन जो लूप होल्स है मार्केट के, उनको सुधार करके, उनकी कमियों को सुधार करके हम बेस्ट बुक निकालेंगे। ठीक है, और पहली हम निकाल चुके हैं, वो है राजस्थान आर्थिक समीक्षा की कंपाइलेशन बुक। अब ये चैप्टर वाइज नहीं है, लेकिन चैप्टर्स के अंदर जितना भी कंटेंट दिया हुआ है वो सारा इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसका इंडेक्स देखोगे तो इसमें राजस्थान बजट दिया हुआ है सबसे पहले। बजट को भी कंपाइलेशन मोड में दिया हुआ है, कि एक जगह पर सारी संस्थाएं मिलेगी, एक जगह पर सारी योजनाएं जिनमें क्या क्या चेंज हुआ है, नीतियां क्या क्या चेंज हुआ है बजट के अंदर, इसके अलावा नवाचार क्या क्या किए गए, ये सारे पैनोरमा, आंकड़े, ये सब बजट के आपको कंपाइलेशन मोड में मिलेंगे। फिर आपके 25 फ्लैगशिप योजनाएं आपको एक जगह मिलेगी सारी की सारी। नवीनतम और चर्चित योजनाएं आपको जो 2025-26 वाली है, इसके साथ ही जो पॉपुलर योजनाएं होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार की, वो आपको अलग चैप्टर में मिलेगी। फिर अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं, जो पुरानी योजनाएं हैं, जिसमें बीमा योजनाएं हैं, पेंशन योजनाएं हैं, छात्रवृत्ति योजनाएं हैं, शिक्षा संबंधी अन्य योजनाएं हैं, स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं, इन सबको जो है वो कंपाइल करके एक ही जगह पर प्रोवाइड करवाया गया, एक ही चैप्टर के अंदर। फिर नीतियों का अलग चैप्टर है, जिसमें सारी नीतियां जो है वो ईयर वाइज जो है वो आपके लिए कंपाइल करके दी हुई है। आंकड़े 13 के 13 चैप्टर में अलग अलग जगह पर जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं, उन सबको व्यवस्थित रूप में कंपाइल करके एक ही चैप्टर में ला दिया है। अब जब आप अगली बार जब सर्वे चेंज होगा, तो आपको आंकड़े ही सिर्फ परिवर्तित नजर आएंगे उसमें। तो आंकड़ों की हम अलग से पीडीएफ दे देंगे आपको, बुक तो यही रहेगी आपके पास, आंकड़े जो चेंज होंगे उसकी हम आपको टेलीग्राम पे अलग से पीडीएफ दे देंगे। ये रहा टेलीग्राम चैनल, यहाँ आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको कुछ भी नया खरीदने की नीड ही नहीं पड़ेगी। और आपको ये भी क्लैरिटी रहेगी कि जब मैंने पुराना सर्वे पढ़ लिया है, तो मुझे नए सर्वे में कितनी नई चीज पढ़नी है, वो भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। फिर दूसरा, इसमें जो जितनी भी परियोजनाएं हैं, प्रोजेक्ट्स है, जैसे सिंचाई है, बाह्य सहायता परियोजनाएं हैं, अंतरराज्यीय परियोजनाएं हैं, वो सारी एक जगह पर कंपाइल की हुई। जितने भी संस्थान हैं ग्रामीण विकास से रिलेटेड, शहरी विकास से रिलेटेड, वो सब आपको एक जगह पर एक ही चैप्टर के अंदर कंपाइल्ड फॉर्म में मिलेंगे, और इनमें कोई चेंज भी नहीं होता, हर साल वही सेम रहते हैं। ठीक है, अभियान और मिशन जो है, इनमें भी कोई चेंज नहीं होना। ठीक है, ये आपको जितने भी मिशन अभियान दिए हुए हैं, ये सब एक जगह पर मिलेंगे। औद्योगिक क्षेत्र और औद्योगिक पार्क आपको एक चैप्टर में मिलेंगे। फिर सर्वे के अंदर बहुत सारे अधिनियम दिए हुए हैं, वो अधिनियम भी आपको एक जगह पर कंपाइल मेथड में मिलेंगे। फिर जो बच गया वो सब विविध में डाला है, लेकिन विविध में भी उसको कैटेगराइज किया, ऐसे नहीं है कि सीधा ही बुलेट पॉइंट्स में दे दिया। उसमें भी ऐप को अलग कैटेगराइज किया है, प्रणालियों को अलग कैटेगराइज किया है, पोर्टल्स को अलग कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, तो इस फंड्स को अलग कैटेगराइज किया हुआ है। तो पूरा का पूरा एक कंपाइलेशन जो है वो साइंटिफिक कंपाइलेशन है, ऐसा बुलेट फॉर्म में कुछ भी नहीं फेंका गया है। ठीक है, सारा आपको याद कराने की दृष्टि से ही तैयार किया गया है। ठीक है, और विकसित राजस्थान है। इसके अलावा टॉप 100 एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, और आरपीएससी के 2025 के पीवाईक्यूज भी मिल जाएंगे। अब आप बोलोगे इस बुक को खरीदें कैसे, तो बहुत सिंपल है, ऐप पे जाओ, वहां पे आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, ऐप पे आपको ये बुक मिल जाएगी, वहां से आप बाई नाउ पे जाके ऑर्डर करोगे तो आपके पास में ये बुक पहुंच जाएगी डिटेल्स भरने के बाद। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके इंफॉर्मेशन ले लेना, वहां से भी आपको ये बुक मिल जाएगी। ठीक है, अब आप कहोगे कि और हमारे पास तो इनमें से कोई एक सोर्स है, लेकिन ये चैप्टर वाइज है। ठीक है, ये सारे एक दूसरे की फोटोकॉपी सिस्टम है। ठीक है, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, तो इसका अगर आप चैप्टर वाइज ही पढ़ना चाह रहे हो, तो मैंने आपको पूरा का पूरा फ्री प्रोवाइड करवाया था, ये तो सब पेड है। पूरा का पूरा चैप्टर वाइज जो था राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, और बेटर प्रेजेंटेशन के साथ, ताकि आपको सब चीज समझ आ जाए और साथ में रंगीन। ठीक है, तो वो मैंने आपको पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाया था। अगर आपको वो बुक नहीं खरीदनी है, तब आप फ्री में भी पढ़ सकते हो, लेकिन
चैप्टर वाइज है, ध्यान रखना, टॉपिक वाइज नहीं है, जो कंपाइलेशन वाली बुक है वैसा। जो इन बुक्स में दिया हुआ है वो आपको पूरा फ्री मिल जाएगा, जो हमने पहले ही इन सबसे पहले प्रोवाइड करवाया था। ये रहा, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा। डेट मैं आपको बता देता हूँ, 12 मार्च 2026। ये कार्बन और उसके यौगिक है, उसके जस्ट नीचे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 396 पेज की पीडीएफ है, जबकि ये जो बुक है कंपाइलेशन वाली, ये आपको मात्र 160 पेज की ही है बुक, जिसमें पूरा फॉर्मेटिंग के थ्रू कंटेंट को हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये आपकी राजस्थान आर्थिक समीक्षा की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट है, और ये सारे के सारे चैप्टर आपको यूट्यूब पर मैं आपको फ्री पढ़ाने वाला हूं। वैसे तो मैंने आपको चैप्टर वाइज तो पूरा का पूरा सर्वे फ्री पढ़ा ही दिया है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, वहां से आप देख सकते हो। उसके अलावा इसके 25 फ्लैगशिप योजनाओं की मैं एक क्लास कंप्लीट कर चुका हूं, नवीनतम और चर्चित योजनाओं की क्लास कंप्लीट कर चुका हूं। बाकी के जितने भी टॉपिक बचे हैं वो भी मैं आपको पूरे की निःशुल्क जो है यूट्यूब पर करवा दूंगा, ठीक है। तो ये है राजस्थान इकोनॉमी की स्ट्रेटजी। अब चलते हैं आगे, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी अपने देखते हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर आपके एक तो भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें खनिज दूसरा टॉपिक, जिसमें सिर्फ आपको आयरन, मैंगनीज, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, आणविक खनिज यही पढ़ने, और आप पेपर मिला के देख लेना, इन्हीं टॉपिक में से प्रश्न आए थे। परिवहन में मैंने आपको बताया था कि परिवहन गलियारे पढ़ना, इनमें से भी नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाला, ठीक है, और वहीं से प्रश्न आए थे, आप जाके देख लेना, ठीक है। फिर उद्योग है, कृषि है, प्राकृतिक संसाधन में आपको मृदा और जल पढ़ना है, इसको आप लेस फोकस में डाल सकते हो। पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी मुद्दे और प्राकृतिक संसाधन, ठीक है, इसको आप लेस फोकस में डाल सकते हो। इसके अलावा ये 5 टॉपिक तो आपको निश्चित रूप से पढ़ने ही चाहिए इंडियन ज्योग्राफी के। अब इन सब का वन स्टॉप सॉल्यूशन क्या है, तो सिंपल सा है, इस सब का वही वन स्टॉप सॉल्यूशन है, पहले भी बताया था, वो है रमेश सोनी जी की बुक। इसके अलावा और भी बहुत सारी बुक्स है, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी की हर एग्जाम में सबसे बेस्ट कवरेज इसी बुक ने दी है, ठीक है। तो इस बुक को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी की आपको लगभग 40 घंटे के आसपास शायद लेक्चर, 40 घंटे की कंपाइल्ड लेक्चर वीडियो है, जीके सुरेंद्र यादव करके एक यूट्यूब चैनल है, ठीक है, उससे भी आप पढ़ सकते हो, उनसे भी आप पढ़ सकते हो, उस चैनल से आप पढ़ सकते हो। बहुत ही अच्छा इंडियन ज्योग्राफी उन्होंने कवर किया है एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है, तो उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप रमेश सोनी जी की बुक पढ़ रहे हो तो आपको कुछ भी एडिशनल पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी शॉर्ट आउट, ठीक है। अब आते हैं आप सबका सबसे मेन डाउट, वो है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में प्रॉब्लम ये है कि जो मार्केट में बुक्स है वो एसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, वो महाद्वीप वाइज, महासागर वाइज दी हुई है। तो मैं आपको आज वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक ऐसा सोर्स बताने वाला हूं जो पूरी तरह से निशुल्क है, 0 रुपए उसकी कॉस्ट है, आपके एसआई के सिलेबस पर ही आधारित है, पूरा का पूरा यही टॉपिक कवर करता है, उसके अलावा एक भी अनावश्यक टॉपिक वो कवर ही नहीं करते, ठीक है। क्या क्या टॉपिक है, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, औद्योगिक प्रदेश है, इनमें से छोड़ने वाला कुछ भी नहीं है, जैव विविधता, वन्य जीव है, स्थलाकृति और पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी मुद्दे, ये टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है, आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ये तो आप उधर एनवायरनमेंट में कवर कर ही लेते हो इसको, तो ये मेन 4 टॉपिक मान लो इसमें। ये जो सोर्स मैं आपको बता रहा हूं, इसकी कवरेज की बात करें तो ऐसा ही टेलीकॉम सेक्टर में 4 क्वेश्चन आए थे, और 4 के 4 इस सोर्स में से थे, और ये इनसे पहले बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि ये 9 नवंबर को एग्जाम हुआ और उसके बाद में ये कंटेंट तैयार किया हो, ये उनसे पहले, क्योंकि मैंने खुद चेक किया जाके, उससे पहले का कंटेंट अपलोड था। तो
ये एक पीडीएफ है जो कि पूरी तरह से निशुल्क है, और टेलीग्राम चैनल है एग्जाम बंधु करके, है ना। एक सेकेंड, हाँ, तो ये एग्जाम बंधु करके टेलीग्राम चैनल है, एग्जाम बंधु एकेडमी, ठीक है। मोहित चौधरी जी का शायद ये चैनल है। तो इस पर आपको यहाँ पर कितनी तारीख है, ये 31 अक्टूबर 2025 को इन्होंने जो पीडीएफ अपलोड की है, राजस्थान पदाधिकारी नवंबर 2025 वाली पीडीएफ के जस्ट नीचे, ठीक है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि इसके जस्ट नीचे, क्योंकि आप फिर बोलते हो यार वहां तो मिली ही नहीं, उसके लिए मैसेज करते रहते हो, इसलिए मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया कि यहां पर मिल जाएगी, ठीक है। यहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप खुद मिला के देख लेना, एसआई टेलीकॉम में, इस वाले एसआई में, सारे क्वेश्चन इसमें से मिल जाएंगे। तो वर्ल्ड, और इवन ये आपके एसआई के सिलेबस के टॉपिक ही कवर करता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के, ठीक है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि एसआई के सिलेबस के सेंट्रिक वर्ल्ड ज्योग्राफी की कोई बुक नहीं है, तो बुक पढ़ने की नीड नहीं है, इस पीडीएफ से ही आपका सारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी प्रॉब्लम समाप्त। अब चलते हैं आगे, राजस्थान ज्योग्राफी। देखो, राजस्थान ज्योग्राफी का सिंपल है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें राजस्थान ज्योग्राफी में आपको मैंने बताया कि इस बार पैटर्न था हार्ड, ठीक है। इस बार हार्ड पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन थे, उसका मैंने आपको सिंपल कारण बता ही दिया था। मैंने बताया था कि एक जनसंख्या वाला टॉपिक है जो आपको हार्ड बनाया जाएगा, और पहले ही बता दिया था, 25 दिन पहले वाली स्ट्रेटेजी में आपको बताया था कि जनसंख्या वाला टॉपिक हार्ड बनाया जाएगा। कहाँ से पढ़ें, एचएम सक्सेना में से, हरिमोहन सक्सेना में पढ़ें, इनसे बेस्ट जनसंख्या वाला टॉपिक कहीं नहीं दिया हुआ। लेकिन बाकी कहाँ से पढ़ें, क्योंकि हरिमोहन सक्सेना की भी कवरेज उतनी नहीं है, तो बाकी टॉपिक कहाँ से पढ़े, ये एक दो तो मैं आपको इजीली प्रोवाइड करवा दूंगा, जो हरिमोहन सक्सेना वाली बुक में से पढ़ने हैं वो तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। इसके अलावा फिर राजस्थान ज्योग्राफी का बेस्ट सोर्स क्या है, तो उसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है पूरी की पूरी, ठीक है। वो आप देख सकते हो, अदरवाइज यहाँ आए हो तो आपकी हेल्प करनी ही पड़ेगी, ठीक है। भौतिक प्रदेश, जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवन, सिंचाई परियोजनाएं, खनिज और जनसंख्या मैंने बता दिया हरिमोहन सक्सेना जी की बुक में से, और उद्योग, ये मेन टॉपिक हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधन और भौतिक विशेषताएं भी आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, जिसमें स्थिति विस्तार आती है, नदियां, जिले और मृदा आती है। कम फोकस के साथ इसको आप पढ़ सकते हो, लेस फोकस जोन में रख सकते हो इसको, लेकिन ये ऊपर वाले सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इन्हीं में से प्रश्न आते हैं। अब आते हैं सोर्सेज के ऊपर कि क्या सोर्सेज इसके हो सकते हैं। तो राजस्थान ज्योग्राफी की अगर अपने बात करें तो इसके पहला जो बेस्ट सोर्स है, जो अपडेटेड है पूरी तरह से, वो है दीनदयाल पब्लिकेशन। नई आर्थिक समीक्षा और बजट के अकॉर्डिंग पूरी तरह से अपडेटेड है। हालांकि बजट इतना इफेक्ट नहीं करता राजस्थान ज्योग्राफी को, लेकिन लिखने के लिए उन्होंने ठीक है चलो, लेकिन आर्थिक समीक्षा ठीक ठाक इफेक्ट करता है। बाकी करंट अफेयर्स का भी इफेक्ट पड़ता है राजस्थान ज्योग्राफी पे। तो इन्होंने पूरी तरह से इसको अपडेट किया है, और इवन जो मानसून रिपोर्ट वाला प्रश्न था वो भी इनकी बुक में ही दिया हुआ था। तो दीनदयाल पब्लिकेशन आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके पास में नाथ पब्लिकेशन की बुक है, एचपी टेलर जी की, है ना, वो भी बेस्ट है। राहुल चौधरी जी की बुक है, वो भी बेस्ट है, ठीक है। लेकिन आप नया सोर्स लेने की सोच रहे हो, देन आप दीनदयाल की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये राजस्थान ज्योग्राफी। इसके अलावा अगर आपके पास सिरेमिक एकेडमी की बुक है तो वो भी पूरी तरह से करंट अपडेटेड है, ठीक है। उस आपको सोर्स चेंज करने की नीड नहीं है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि राजस्थान ज्योग्राफी में एक अच्छा स्कोर करें, तो इन सोर्सेज के अलावा फिर आप मत ट्राई करना, हाँ, ठीक है। और एचएम सक्सेना की अगर अपने बात करें तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट होगा, जो इन बुक्स में थोड़ा सा कम दिया हुआ है, वो मैं आपको इजीली प्रोवाइड करवा दूंगा, उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये हुई राजस्थान ज्योग्राफी। अब आगे चलते हैं। अब राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ आपको हिस्ट्री में तो मैंने बता दिया कि 2 एक क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए इतनी माथापच्ची करने की नीड है ही नहीं। राजस्थान हिस्ट्री में मैंने आपको बताया था एंशियंट में से आप पुरातात्विक स्थल वाला टॉपिक पढ़ लें, वही इनफ है। मध्यकालीन में से आप
मध्यकालीन प्रशासन पढ़ लें और आधुनिक आपको ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। आधुनिक में छोड़ने जैसा कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रश्नों की संख्या बहुत ही कम हो चुकी है राजस्थान हिस्ट्री में से। अगर आप राजवंश पढ़ना चाह रहे हो तो इनमें आप देखोगे तो युद्ध पढ़ सकते हो, स्थापत्य पढ़ सकते हो, उनका उनके दरबारी विद्वान पढ़ सकते हो और उनकी संधियां पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो। अदरवाइज आपके पास छोड़ने का भी ऑप्शन है, एक प्रश्न के पीछे इतना नहीं भागना होता है, ठीक है। राजस्थान हिस्ट्री को जितना कम फोकस करोगे उतना आपका बचाव हो जाएगा। आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो आपके लिए बेस्ट है। अब इसका सोर्स मैं आपको बता देता हूँ। सोर्स बहुत ही सिंपल है। अगर आप कट गई, हाँ, राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर, इसमें बहुत सिंपल, आप अपने जो भी आपके पास में सोर्स है, चाहे आपके पास स्प्रिंग बोर्ड के नोट्स हैं, चाहे आपके पास में किसी और सिरेमिक के नोट्स हैं, मान लो कलाम के नोट्स हैं, किसी भी कोचिंग के नोट्स हैं, जो भी आपका सोर्स है राजस्थान हिस्ट्री के लिए मोर देन इनफ है। उसके अलावा कुछ भी ऐड नहीं करना। क्यों? क्योंकि वेटेज नहीं है। अगर वेटेज होता तब मैं आपको बोल देता कि राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप पेनोरमा या फिर पप्पू सिंह प्रजापति जी की बुक को आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन जब वेटेज ही नहीं है उस सब्जेक्ट का, तब आपके खुद के जो सोर्स है वही काम निकाल देंगे। कल्चर के लिए भी आपके जो भी आपके सोर्स हैं, जो भी आपके पास रिसेंट सोर्स हैं, वो आप फॉलो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कल्चर के अंदर जो डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले भी मैंने बताया था और आप खुद जाके देख लेना, सबसे ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक में से पूछेंगे। मैंने आपको यह बताया था कि कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें से क्वेश्चन डेप्थ में पूछता है, उसके लिए फिर आपको सिर्फ दो ही सोर्सेज पे रिलाई करना पड़ेगा, वो है या तो पेनोरमा या फिर पप्पू सिंह प्रजापत, ठीक है। कौन कौन से ये टॉपिक थे? तो एक तो था चित्रकला, और आप चित्रकला के प्रश्न जाके देखना, पूरी तरह से डेप्थ में से पूछा हुआ था। दुर्ग के प्रश्न आप जाके देख लेना, डेप्थ में था। संत संप्रदाय पूरी तरह से, इतना डेप्थ में तो खैर नहीं था, इजीली हो रहा था, लेकिन फिर भी एक मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन उन्होंने बनाया था। साहित्य और मंदिर स्थापत्य, ये टॉपिक पूरी तरह से वो डेप्थ में ही पूछते हैं, ठीक है। और इनमें आप अपने सोर्सेज के अलावा आप अपने सोर्सेज पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन सिर्फ अगर आप पढ़ना चाहो कि ये 5 टॉपिक मुझे कहां से करने चाहिए, तो पेनोरमा या फिर पप्पू सिंह प्रजापत जी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। कोशिश करेंगे, पप्पू सिंह प्रजापत जी इतनी सेवा तो कर ही सकते हैं एसआई वालों के लिए कि अगर मैं इनका कंटेंट आपको शेयर करूं, हालांकि एज इट इज नहीं कर पाएंगे, लेकिन पूरा का पूरा कंटेंट जो इन 5 टॉपिक का है वो आपको कोशिश करेंगे प्रोवाइड करवा दें। अगर आपके पास में पप्पू सिंह प्रजापत जी की बुक है तब तो फिर बेस्ट है ही, आपको ये 5 टॉपिक वहीं से पढ़ने चाहिए। लेकिन अब देखो 5 टॉपिक के लिए क्या ही आप इतनी बड़ी बुक लेकर आओगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि ये 5 टॉपिक आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएं, ठीक है। पप्पू सिंह जी यार कॉपीराइट मत मारना, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं डाल पाएंगे, हालांकि कॉपीराइट होता ही नहीं है किसी के पास में इस कंटेंट का। इस कोई क्रिएटिव चीज थोड़ी है जिसका कॉपीराइट हो किसी के पास। वो तो डराने के लिए किताबों के नीचे लिख देते हैं लेखाधीन ये सब, वो ठीक है। अब आते हैं कि और कौन से टॉपिक है जिन पे आपको आर्ट कल्चर में फोकस करना चाहिए। तो ये ऑलमोस्ट आर्ट कल्चर आपको पूरी ही पढ़नी चाहिए, छोड़ने जैसा कुछ है नहीं इसमें। कहीं आप छोड़ने जाओ कुछ टॉपिक और वहां से प्रश्न आ जाए। हालांकि ये जो टॉपिक है जैसे लोक देवी, आप देखोगे नहीं आया था प्रश्न, ठीक है। व्यक्तित्व में से कुछ नहीं है, ठीक है। स्थापत्य में से, अन्य स्थापत्य में से कुछ नहीं है ना, पैटर्न में से भी कुछ, क्योंकि ये ज्योग्राफी में। तो ये जो चीजें हैं ना, ये कुछ आप छोड़ सकते हो, अदरवाइज तो एक बेसिक रीडिंग ले लेना, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सोर्स आपका जो भी आपका सोर्स है आर्ट कल्चर का पहले भी बता रखा है, उसके आधार पर आपने जो भी किताब ली है वो बेस्ट है, ठीक है। पर ये 5 टॉपिक, ठीक है, ये आपको मिल जाएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। तो हिस्ट्री कल्चर डन। अब आते हैं इंडियन हिस्ट्री पे। हिस्ट्री कल्चर के कितने क्वेश्चन आते हैं? 10। ऑलमोस्ट ये पैटर्न रहेगा 3+7, 3 राजस्थान हिस्ट्री के कर लो, 7 आर्ट कल्चर के। इंडियन हिस्ट्री में इन्होंने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है, इस बार 6 से 7 क्वेश्चन इन्होंने दिए, ठीक है। पहले 5 देते थे, इस बार थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया है तो मॉडर्न में ही बढ़ोतरी हुई है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ही बढ़ोतरी हुई है, ठीक है, प्रश्नों की। एंशिएंट मिडिवल पर इतना फोकस करने की नीड नहीं है। तो इसका सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? इसका सबसे बेस्ट सोर्स इंडियन हिस्ट्री का है आर्य कंपटीशन टाइम, ठीक है। आर्य कंपटीशन टाइम आप ले आओ, ठीक है। ये आपको और आर्य स्प्री इन सब में भी बहुत हेल्प करेगी, ठीक है। आर्य स्प्री में आपको बहुत हेल्प करेगी, जहां 10 क्वेश्चन आते हैं,
तो इंडियन हिस्ट्री के लिए आरए कंपटीशन टाइम बेस्ट सोर्स है। या फिर आपके पास में आपको मान लो सिर्फ मॉडर्न पर ही रहना है, जैसे 6 क्वेश्चन है उसमें से 4 मान लो मॉडर्न के आए हैं, ठीक है, तो आपका टारगेट वैसे तो मॉडर्न ही होना चाहिए, आप एंशिएंट मिडिवल छोड़ ही दो, मैं तो कहता हूँ मॉडर्न को टारगेट करो। और मॉडर्न के लिए जो बेस्ट बुक्स हैं उसमें आपके पास में अगर आपकी स्प्रिंग बोर्ड की बुक है तो वो भी अच्छी है, ठीक है, सिरेमिक की बुक है तो वो भी अच्छी है, मॉडर्न के लिए जो स्पेशल मॉडर्न के लिए लिखी गई बुक है वो भी आप प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें अगर अपने ऐसे चलें कि इंडियन हिस्ट्री कहाँ है इसमें, हाँ, तो इंडियन हिस्ट्री में मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंडियन हिस्ट्री में भी सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, आप देखोगे राजा राम मोहन राय की जो बुक थी उससे प्रश्न पूछा गया था। फिर आप 1857 की क्रांति, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आप देखो गांधीवादी युग, मैंने आपको बताया था कि यहाँ से प्रश्न आएगा और वहीं से आया था 1919 से 1947 तक का जो काल है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का, वहां से क्रांतिकारी आंदोलन है। फिर राष्ट्रीय एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन 100% यहां से प्रश्न आएगा, क्योंकि इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में भी ये लिखा हुआ है, 2 प्रश्न आए थे, ठीक है। तो ये इंडियन हिस्ट्री में आपको पढ़ने चाहिए। मॉडर्न में अगर आप एंशिएंट मिडिवल पढ़ने की इच्छा रख रहे हो तो आपको फिर इन टॉपिक्स पर फोकस करना चाहिए। बाकी मेरी तो आपको यही राय रहेगी कि आप इनको छोड़ दें तो ज्यादा बेटर है, मानसिक शांति मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ये इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट। अब चलते हैं आगे, जनरल साइंस एंड एनवायरनमेंट। देखो ठीक है, जनरल साइंस और एनवायरनमेंट, तो जनरल साइंस और एनवायरनमेंट का सिंपल सीन है। जनरल साइंस में मैंने आपको बताया था कि आप आरबीएस या एनसीईआरटी को फॉलो कर लें तो वो आपके लिए बेस्ट है, एक पैसा लगाने की नीड नहीं है, वहीं से प्रश्न आ रहे हैं। और आप देखोगे तो मैंने आपको ये बताया था कि दैनिक विज्ञान में आपके पास में सीमा नहीं है, ठीक है। आप दैनिक जीवन में विज्ञान है तो उसमें आपको बायोलॉजी भी दैनिक जीवन में पढ़नी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, फिजिक्स भी पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने उस टाइम आपको एक चीज बताई थी कि दैनिक जीवन में रसायन अगर आप पढ़ लोगे, जिसके सिर्फ 2 ही चैप्टर है, उन्हीं का कंपाइलेशन है, तो उनमें से आपका प्रश्न आ जाएगा। और वही हुआ, आप देखोगे जो आपके कृत्रिम मधुरक वाला प्रश्न था वो वहीं से था। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था डंक वाला, है ना, शायद कि चिंटी के डंक से कौन सा, नहीं एसिड वाला जो आया था, इमली में कौन सा होता है, टमाटर में कौन सा होता है, ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी आपको यहां से मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो 2 क्वेश्चन सीधे सीधे आपको मिल गए थे सिर्फ एक एडवाइस पे कि आपको दैनिक जीवन में रसायन पढ़ना है। फिजिक्स, आप सोचो दैनिक जीवन में जो फिजिक्स था वहां से क्या प्रश्न आया था, आप सोच सकते हो कि क्या प्रश्न था, अर्धचालक सेमीकंडक्टर, जो 12th क्लास की फिजिक्स की बुक में दिया हुआ है, वो भी ओल्ड के अंदर, ठीक है, सेमीकंडक्टर, उसमें भी हद कर दी, इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछ लिया। इवन अगर आप 12th वाले स्टूडेंट से पूछने जाओगे, हालांकि वो बता तो देगा लेकिन आर्ट्स वालों के लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है, और जिनको साइंस छोड़े हुए कितना टाइम हो गया उनके लिए भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं था वो प्रश्न करना। तो अब आप ऐसे प्रश्नों के पीछे प्लीज मत भागो, ठीक है, जो आपके जोन में है। जैसे ये 2 प्रश्न तो आप इजीली कर ही लेते, तो 2 क्वेश्चन का तो एडवांस हुआ आपको सिर्फ एक छोटी सी एडवाइस से कि आपको सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ लेना चाहिए, वहीं से प्रश्न आए थे। फिजिक्स मैंने आपको पहले ही बोला था छोड़ देना, आर्ट्स वालों के लिए भी नहीं काम की, साइंस वाले क्या क्या रिकॉल करते फिरोगे, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो एक एक प्रश्न के लिए। बायोलॉजी में आप पढ़ सकते हो, बायोलॉजी में आप आहार और पोषण पढ़ सकते हो, स्वास्थ्य देखभाल वाला पढ़ सकते हो, मानव शरीर और तंत्र इसके पढ़ सकते हो, ठीक है। अब ये आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी में से ही पढ़ लेने चाहिए, उसका मैं आपको बताता हूँ। फिर मिलेंगे कहाँ ये सारे, तो ये सब कंपाइल्ड मेथड में, और एनवायरनमेंट भी आपको आरबीएससी और एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अब कहाँ मिलेंगे, आपको कुछ भी करने की नीड नहीं है, सिंपल देखो लोक बंधु का टेलीग्राम चैनल है, यहां पर आप जाओ, यहां पर आपको 4 अलग अलग पीडीएफ मिलेगी,
ठीक है, एक तो केमिस्ट्री के नाम से होगी, एक फिजिक्स के नाम से होगी शायद, एक बायो और एक एनवायरनमेंट। ठीक है, इन चारों के अंदर आपको कंटेंट जो है पूरा का पूरा कंटेंट जो एसआई के सिलेबस का है वो मिल जाएगा। हालांकि एक दो दिन में मैं आपको इन चारों को ही कंपाइल करके एक ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, एक ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहां आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, तो डोंट वरी, ये आपके लिए हो जाएगा काम। यहाँ से पढ़ लो, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन ही है इसका। इसके अलावा जनरल साइंस में ज़्यादा आप दिमाग मत लगाओ। अगर आपके पास में कोई और सोर्स पड़ा है तो वो पढ़ सकते हो, लेकिन एक बार आप एनसीईआरटी आरबीएससी जरूर पढ़ना जनरल साइंस और एनवायरनमेंट के लिए। फिर आते हैं टेक्नोलॉजी के ऊपर। देखो, टेक्नोलॉजी सबसे पेचीदा विषय है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि टेक्नोलॉजी के अंदर अगर अपने बात करें तो 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 3 क्वेश्चन तो आप मान सकते हो कि कंसेप्ट पे आधारित होंगे, और 3 क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन कंसेप्ट बेस्ड और 3 क्वेश्चन करंट बेस्ड होते हैं, जो कि आपका करंट अफेयर्स कवर करता है। तो ये जो करंट अफेयर्स कवर करता है, तो ये तो आप करंट अफेयर्स के थ्रू ही कवर कर लोगे, करंट की मैगजीन्स के थ्रू। ठीक है, लेकिन ये जो कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, इनकी लीला अपरंपार ही है। ये कहां से पूछे जाते हैं? तो इनमें से कुछ तो पूछे जाते हैं गवर्नमेंट की साइट में से, वो भी आपको उस पर भी अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, जितना कंटेंट है उसमें आपकी जो भी लेटेस्ट रिलीज होती है साइट पे, उनसे भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा, तब जाके आप उसको कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर आप बात करोगे कि जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है, तो इसको पढ़ने की कोई साइट नहीं है। ठीक है, तो ये सारा कंटेंट फिर कहाँ से पढ़ें? बाकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कहाँ से लें टेक्नोलॉजी की? तो टेक्नोलॉजी के अंदर 2 किताबें बहुत अच्छी है, एक तो स्पेक्ट्रम है और एक आपके दृष्टि की है, दृष्टि आईएएस जो कोचिंग संस्थान है, इनकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जो बुक है वो बहुत ही शानदार है। ठीक है, या फिर आपके पास में जो भी सोर्स होगा वो आप फॉलो कर सकते हो, बट दृष्टि आईएएस वाली जो बुक है वो काफी अच्छी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। इसके अलावा गवर्नमेंट साइट्स का जो कंटेंट है, इसको कहाँ से पढ़ सकते हो? गवर्नमेंट साइट से पढ़ सकते हो, लेकिन आप गवर्नमेंट साइट नहीं पढ़ पाओगे, मुझे पता है। ठीक है, तो ये फिर आपको टेलीग्राम चैनल नहीं मिलेगा यहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिलेगा इस व्हाट्सएप नंबर पे। ठीक है, यहाँ आप मैसेज करोगे, ये पेड कंटेंट है। ठीक है, गवर्नमेंट साइट का, टेक्नोलॉजी का, जितना भी इसरो की साइट का कंटेंट है, जितना भी डीआरडीओ की साइट का कंटेंट है। ठीक है, और इसके अलावा डीएसटी जो इंडिया वाली साइट है, राजस्थान वाली साइट है वहाँ का, और इसके अलावा एक और था यार। ठीक है, 4 साइट्स का पूरा कंपाइलेशन है। उन साइट्स पर जितना भी कंटेंट दिया हुआ एग्जाम ओरिएंटेड, वो सारा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से आपको ये कंटेंट मिल जाएगा गवर्नमेंट साइट्स का। इसके अलावा दृष्टि आईएएस की बुक या फिर आपका जो भी सोर्स है, मोर देन इनफ। ठीक है, करंट अफेयर्स तो है ही, जिससे आपका 50% टेक्नोलॉजी कवर हो ही रहा है, तो चिंता करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी। अब अपने थोड़ा जल्दी जल्दी इसको स्पीड अप करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। मैथ रीजनिंग के लिए आपको मैंने सिंपल बता रखा है। वैसे तो मैं ये स्ट्रेटेजी वाली पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, फोकस जोन क्या है, लेस फोकस जोन क्या है, वहां से आप देख लेना। मैथ रीजनिंग के लिए बेस्ट सोर्स आपको बताता हूँ मैं, सिखवाल पब्लिकेशन की ऋषि सर और कृष्णा सर की जो बुक है। इसके अलावा आपको मैथ रीजनिंग में कुछ भी देखने की नीड नहीं है एसआई के लिए तो। ठीक है, और या फिर आप जिस भी सोर्स में से पढ़ रहे हो, आप ज़्यादा जानकार हो तो वहाँ से पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बुक आपको बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी देगी, बहुत अच्छी प्रैक्टिस इसमें आपको देखने को मिलेगी। और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि रीजनिंग में आपको ये जो एनालिटिकल वाला लॉजिकल रीजनिंग है, ये इसमें आपको पीवाईक्यूज की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि इसका जो पैटर्न होता है कि कौन सी चीज को वो सही मान रहे हैं, किस तरह को मजबूत मान रही है आरपीएससी, वो आपको पीवाईक्यूज से ही पता चलेगा, इन किताबों से आप आइडिया नहीं लगा पाओगे। फिर इसके अलावा मैंने आपको बताया था संख्या श्रेणी है, कोडिंग डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन, आकृतियों की गणना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इन्हीं में से प्रश्न आए थे। लेस फोकस जोन में ये मैंने आपको बताया था, अक्षर श्रेणी, बेमेल छांटना, लेकिन आप रीजनिंग पूरी कवर कर लेना। मैथमेटिक्स में भी मैंने आपको बताया था कि ये टॉपिक जो है इतने काम के नहीं है और इनमें से प्रश्न नहीं आते और नहीं भी आए। ठीक है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
और मैंने आपको सोर्स दोनों का, एक ही बुक में आपको दोनों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। और बुक सिखवाल पब्लिकेशन की तरफ से आती है, ऋषि सर और कृष्णा सर की। करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स के लिए आपके मन में जो सवाल था कि अब मैं आपको करंट अफेयर्स की स्थिति पूरी क्लियर करके बताता हूँ। देखो 20 सितंबर को एग्जाम है, सिंपल। तो मैंने आपको बताया था कि 20 अगस्त तक का करंट आने की संभावना है पूरी पूरी, ठीक है। पूरा विश्लेषण आपको पहले करके बता चुका हूं, उसी आधार पर बता रहा हूं। 20 से लेकर आप 20 अगस्त तक का करंट पढ़ के जाएं, ठीक है, इनफ रहेगा, इससे ज्यादा कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, ठीक है। तो एक तो ये 1 से लेकर 20 अगस्त तक वाला इंपॉर्टेंट है, इससे पहले जुलाई वाला इंपॉर्टेंट है और एक जून वाला इंपॉर्टेंट है। ये तो है मोस्ट क्रूशल, यहां से आपके 90% से भी ज्यादा करंट के क्वेश्चन बनेंगे। इसके अलावा आप जनवरी से लेकर मई अभी तक का आरपीएससी का ट्रेंड देखें तो, ठीक है, जनवरी से लेकर मई तक वाले करंट अफेयर्स में से आपके लगभग 10% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मोस्ट फोकस जोन में अगर आप रखोगे तो इस करंट अफेयर्स को रखना, ठीक है। तो पहली क्लैरिटी तो ये हुई कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कौन सा रहेगा। अब आते हैं करंट अफेयर्स के सोर्सेज की तरफ। तो करंट अफेयर्स का जो भी सोर्स आप फॉलो कर रहे हो, मैंने आपको बताया था हर कोचिंग अच्छा काम कर रही है करंट अफेयर्स पे, कोई इसमें डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप लोकबंधु के करंट अफेयर्स को फॉलो करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम उनसे अलग क्यों हैं, ठीक है। तो हम 10-10 दिन के अंतराल में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। मंथली भी प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आप अगर 10-10 अंतराल में पढ़ रहे हो तो वो ऑब्वियसली मंथली होएगा जब तीसरी पीडीएफ आपके पास पहुंच गई, ठीक है। तो 10-10 दिन के अंतराल में आपको पूरा का पूरा करंट अफेयर्स करवाया जा रहा है। सीरीज का नाम है 10 कदम, यूट्यूब पर पूरी तरह से फ्री है। टेलीग्राम चैनल है लोकबंधु करंट अफेयर्स नाम से, वहां पर आपको इन सब की पीडीएफ फ्री मिलेगी, जिसमें आपको कंसेप्ट तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में इनके एमसीक्यूज भी मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे। नेशनल इंटरनेशनल अलग है, राजस्थान अलग से है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, सब कुछ, ठीक है। और सारा का सारा ऑथेंटिक सोर्सेज में से तैयार है। इंडिया के लिए आपको पीआईबी और गवर्नमेंट साइट्स, उसके साथ न्यूज़पेपर। राजस्थान में डीआईपीआर की साइट है ही, जिसपे की डेली की अपडेट्स आती है, जिसको आप सुजस बोलते हो, ठीक है ना। और न्यूज़पेपर स्पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो ये आपको लोकबंधु करंट अफेयर्स नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पर सारा का सारा मिलेगा, इस पर नहीं मिलेगा। लोकबंधु करंट अफेयर्स नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये था जीके। अब आते हैं हिंदी की स्ट्रेटेजी पे, एक में ही खत्म करते हैं सारा, क्या अलग अलग वीडियो बनाने हैं। ये एक वीडियो आराम से देख लेना, आपका काम डन है, फिर आप तैयारी लग जाओ, इधर उधर सोचने की नीड नहीं है। अब आते हैं हिंदी की स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। देखो हिंदी में आपको सिंपल समझाता हूं मैं टॉपिक वाइज। हिंदी में गेम ये है कि आप कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली, मुहावरे, लोकोक्तियां, ठीक है, 10 प्रश्न, 5 प्रश्न, 5 प्रश्न। फिर शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह। ये जो टॉपिक है यहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आ रहे हैं इन 6 टॉपिक में से, ठीक है। तो अब अगर अपने चलेंगे इनके बेस्ट सोर्स क्या है फिर एक एक टॉपिक के, तो वो मैं आपको बता देता हूं। देखो हिंदी की मैंने आपको 2 प्रचलित किताबें पहले ही बता रखी थी, एक थी मीमांसा जो कि सुखराम कालीराणा जी की है, एक राघव प्रकाश जी की बुक मोस्ट फेमस, ठीक है। इसके अलावा आप बहुत सारी प्रैक्टिस करना चाहते हो क्वेश्चनों के साथ में, तो मानस पब्लिकेशन है, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे थे कि हिंदी का वीडियो बनाओ एसआई के अंदर, क्या कवरेज रही है। तो भाई सबकी कवरेज सेम ही है, क्योंकि पेपर बहुत ईजी था, ठीक है। तो नीड नहीं है वीडियो बनाने की, आप खुद समझदार हो यार, ठीक है। तो ये 3 उत्तम स्रोत में शामिल कर सकते हो आप। बहुत सारी आपको जो क्या बोलते हैं उसको,
प्रैक्टिस है वो आपको मानस पब्लिकेशन देगा। इसके अलावा मीमांसा और राघव प्रकाश आपके लिए बेस्ट सोर्स है हिंदी के, और कहीं जाने की नीड नहीं है। ठीक है, अब अगर अपने बात करें इसके अंदर कि आपको इनमें से भी टॉपिक डिफरेंस देखें तो संधि टॉपिक आपको मीमांसा में बहुत अच्छा डिटेल में मिलेगा, फिर समास टॉपिक भी आपको मीमांसा में खूब डिटेल में मिलेगा, उपसर्ग भी खूब डिटेल में मिलेगा। अब बात करते हैं प्रत्यय टॉपिक की। प्रत्यय टॉपिक के लिए आपको कामता प्रसाद गुरु जी की जो बुक है, ठीक है, उसको फॉलो करना चाहिए, वहां से प्रत्यय को पढ़ना चाहिए, और ये पूरी तरह से मैंने आपको निःशुल्क सब प्रोवाइड करवाया हुआ है। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे, और व्यवस्थित रूप में आपको अलग से प्रोवाइड करवा देंगे ऐप पर। बाकी आप ढूंढना चाहो तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, विराम चिन्ह जो टॉपिक है इसके आप दो सोर्स फॉलो कर सकते हो, एक मीमांसा, ठीक है, इसके अलावा आप कामता प्रसाद गुरु जी की बुक जो है उसमें से भी मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था विराम चिन्ह टॉपिक। फिर वाक्य शुद्धि के लिए आप एक सोर्स फॉलो कर लें, एक पीडीएफ हरदेव बहारी जी की बुक की, हरदेव बहारी जी की बुक में से वाक्य शुद्धि आप पढ़ लेंगे, वो पीडीएफ ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है, तो वो आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है वाक्य शुद्धि का। शब्द शुद्धि के लिए आप मीमांसा को फॉलो कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। विकारी और अविकारी के लिए भी आप मीमांसा फॉलो कर सकते हो, लेकिन जो तत्सम तद्भव है, तत्सम तद्भव, इसके लिए आप राघव प्रकाश जी की बुक को फॉलो करें, इनमें संख्या ज्यादा मिलेगी। इसके अलावा आप आरबीएससी की जो 9th to 12th वाली जो दो किताबें हैं, ठीक है, उनको फॉलो करें तत्सम तद्भव के लिए। ऑलमोस्ट तो राघव प्रकाश जी की बुक में कवर्ड ही है इनका कंटेंट, कुछ कुछ जो है आपको नया मिल जाएगा। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द जो आपको है वो खूब डिटेल में मिलेंगे राघव प्रकाश जी की बुक में, तो इस सोर्स को फॉलो करें। इसके अलावा विलोम शब्द भी आपको राघव प्रकाश जी की बुक में से ही पढ़ने चाहिए। शब्द युगम जो है ये आपको राघव प्रकाश जी की बुक के साथ साथ आरबीएससी को भी फॉलो करना चाहिए, जो ऊपर मैंने आपको बताया है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द आपको वैज्ञानिक तरीके से मीमांसा में मिलेंगे, इसके साथ राघव प्रकाश जी की बुक को भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। बाकी ये जो है समानार्थी उपयुक्त शब्द चयन संबंधवाची शब्दावली, यहाँ से कुछ भी नहीं आ रहा प्रश्न। ठीक है, तो इसके लिए आप मीमांसा फॉलो कर सकते हो पढ़ना चाहो तो, लेकिन बहुत ज्यादा संबंधवाची शब्दावलियां दी हुई है, इतनी सब पढ़ने की नीड नहीं है। जब प्रश्न आ ही नहीं रहे तो इसका सबसे बेस्ट सोर्स ये है, मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोवाइड करवा रखी है टेलीग्राम पे, वो पढ़ लोगे तो वही मोर देन इनफ है। फिर आप वाक्य रचना जो टॉपिक है, वाक्य रचना, ये आप इसके लिए आप एक तो ये करना चाहो तो कर सकते हो, बट आपको मैं इसका वन स्टॉप बताता हूँ। कामता प्रसाद गुरुजी की जो बुक है उसमें से आप इसको पढ़ सकते हो, इसकी भी पीडीएफ ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। ठीक है, व्याकरणिक कोटियों के लिए आप मीमांसा राघव प्रकाश, ठीक है। मुहावरे, अगर आप देखोगे तो मुहावरे जो थे वो, सिंपल बात बताता हूँ दिल से, ठीक है, जिन बंदों की हिंदी अच्छी है ना, वो मुहावरे कहीं से भी दे दें, दिमाग लगा के प्रश्न कर सकते हैं। लेकिन जिनमें दिक्कत है, आप सोच के देखो 5 क्वेश्चन आते हैं और 5 क्वेश्चन में ऑलमोस्ट आपसे 15 से 16 मुहावरे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको करने का सही मेथड क्या है? सही मेथड तो ये, जिनकी हिंदी बहुत अच्छी होती है वो तो उनको नीड नहीं है कुछ भी पढ़ने की, वो मुहावरे का अर्थ इजीली समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिंदी अच्छी नहीं होती, उनको तो फिर पढ़ने ही पड़ेंगे ना। तो उनके लिए बेस्ट सोर्स क्या है? आप भोलानाथ तिवारी जी की जो बुक है उसमें मुहावरे दिए हुए हैं, उसमें से जो आपके लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये है उस पीडीएफ की कि उसमें आपको वाक्य प्रयोग भी दिए हुए हैं और बहुत ही अजीब कैलीग्राफी है, तो उसको हमने पूरी तरह से सरल किया हुआ है। ठीक है ना, और 660 पेज की वो पीडीएफ है, और वो अभी पूरी कोशिश है कि उसको यूट्यूब पर पढ़ाया जाए वापस से। ठीक है, कुछ कुछ क्लासेस मैंने डाली थी, फिर वो टाइम की किल्लत थी तो मैं नहीं डाल पाया था, लेकिन अब आपको मुहावरे पूरे करवा देंगे, आपको चिंता करने की नीड नहीं है। और इसकी पीडीएफ जो आपको मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया था, यहाँ पर आप मैसेज करोगे, यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, मुहावरे दिए हुए एक साइड आपको अर्थ दिए हुए हैं। ठीक है, सारे मुहावरे हैं, सारे के सारे जितने भोलानाथ तिवारी में से में हैं, और एक भी आपका बाहर नहीं जाएगा। फिर आते हैं लोकोक्तियों पर। अब लोकोक्तियों की प्रॉब्लम यह है कि लोकोक्तियों की जो भोलानाथ तिवारी जी की बुक है, इसकी एक
सीमा ये है कि ये 1172 पेज की तो पीडीएफ ही है। क्या आप 5 प्रश्नों के लिए इतनी सारी बड़ी पीडीएफ पढ़ोगे? बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप सिर्फ एक सोर्स को फॉलो कर लें, इनफ है। राघव प्रकाश जी की बुक, ठीक है, उसमें खूब लोकोक्तियां दी हुई है। इसके अलावा आप आरबीएससी की बुक भी पढ़ सकते हो ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है, इनफ। फिर आते हैं पारिभाषिक शब्दावली पे। पारिभाषिक शब्दावली का मैंने आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन बताया था। लोगों ने बहुत मैसेज किए कि आपसे पढ़ी थी, सारे प्रश्न सही हो रहे हैं। आप गृह मंत्रालय की जो ऑफिशियल है, जिसमें 5468 शब्द दिए हुए हैं, सारे के सारे यूट्यूब पर 14 घंटे की क्लास पढ़ी है, वहां से आप जाके मिलान कर लेना, आपके सारे प्रश्न सही होंगे, ठीक है। 10 के 10, 5458 पूरे के पूरे शब्द मैंने आपको इस 14 घंटे में करवाए हुए हैं, एक भी शब्द छूटा नहीं है। और जो है इसकी जो पीडीएफ है ओरिजिनल तो 650 पेज की है, जिसमें आपको बहुत सारे अननेसेसरी कॉलम्स भी दिए हुए हैं, लेकिन इसकी जो फॉर्मेटिंग के बाद में 250 पेज की पीडीएफ बनी थी, वो आपको कहां से मिलेगी और उसमें क्या स्पेसिफिकेशंस हैं? तो उसमें मैंने कठिन और सरल 2 कैटेगरीज बनाई है। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे कि लीगल शब्द है ना, वैलिड शब्द हैं, तो ये सबको पता होते हैं, पॉपुलर वर्ड्स हैं, इन सबको सरल शब्दों में रखा था। और जो नहीं आते हैं, जिनके अर्थ एक से ज्यादा है, या फिर जो बिल्कुल ही आपने नहीं पढ़े होते हैं, उनको मैंने कठिन में कैटेगराइज किया था। तो इस आधार पर 250 पेज की पीडीएफ बनी थी, जिसमें से 144 पेज के कठिन थे और 106 एक पेज के सरल शब्द थे। ये तो एक रीडिंग का ही खेल है, सरल शब्द। तो इनको याद करवाने के लिए आपको 14 घंटे की ये क्लास देखनी है, सारे के सारे आपको याद हो जाएंगे, आपको 1% भी चिंता करने की नीड नहीं है। और ये पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो सेम मैंने जो व्हाट्सएप नंबर बताया, यहीं पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हिंदी है, ठीक है, हिंदी की समस्या भी आपकी समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अब आते हैं, ये तो मैंने आपको पहले बता रखे थे ऑलरेडी। अब आते हैं सबसे बड़ी समस्या पे, स्ट्रेटजी, रणनीति। रणनीति में 2 चीजें हैं, एक 40% कैसे प्राप्त करें, ठीक है, दूसरा है डिसिप्लिन, अनुशासन कैसे लेके आए पढ़ाई में। स्ट्रेटजी तो बना लेते हैं हम, लेकिन उसको अनुशासन में नहीं ला पाते। देखो सिंपल सा तरीका है, किसी भी स्ट्रेटजी को अनुशासन में लाना है तो उसके लिए आपको टेस्ट देने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज के बिना कुछ भी संभव नहीं है। टेस्ट सीरीज आपकी तैयारी जो है उसको एक शेड्यूल दे देगी, नियमित कर देगी आपकी पढ़ाई को, आपको एक टारगेट प्रोवाइड करवाएगी कि आपको इस टाइम पे क्या पढ़ना है, ठीक है। और वो भी आपके एग्जाम तक पूरा आपके साथ बनी रहती है टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसके अलावा पहले इस पे बात कर लेते हैं थोड़ा, 40% वाले पे। बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। देखो करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स के 15 विशुद्ध क्वेश्चन मान लो, और उसके अलावा ये 5 सब्जेक्ट में घुसे हुए क्वेश्चन मान लो, ठीक है। इसके अलावा मैथ और रीजनिंग है 10 क्वेश्चन। फिर आपके राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे, यहां से आप 9 क्वेश्चन मान लो। राजस्थान ज्योग्राफी है 7 क्वेश्चन। इंडियन पॉलिटी है 10 क्वेश्चन ऑलमोस्ट, ठीक है। इंडियन इकोनॉमी है 7 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 20 और 10 30, 16 17 33, ऑलमोस्ट 66 क्वेश्चन हो गए इन्हीं सब्जेक्ट में से। और सिंपल बताता हूँ, करंट अफेयर्स आप जिस सोर्स को फॉलो कर रहे हो, लोकबंधु को फॉलो कर लो या आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो, ठीक है, 20 क्वेश्चन है। 20 में से आप मान के चलो आप 50% तो करके ही आओगे, 50% तो आप इजीली कर ही आओगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लोकबंधु से आप 2-3 ज्यादा करोगे, ऑब्वियस सी बात है। मैथ रीजनिंग की अगर अपने बात करें तो इसमें सिंपल ये है कि रीजनिंग तो ऑलमोस्ट लोग करते हैं 5 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स का सीन ये है कि या तो लोग करेंगे 0, या फिर जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है वो कर देंगे 4, या थोड़ा इधर उधर हो जाए तो 3, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हम 8 का मार्जिन मान लेते हैं, ठीक। राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे जिसने यहां से पढ़ ली लोकबंधु पे बुक में से, या फिर आप
क्लासेस लगा लोगे राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की सारी जो मैं आपको आगे करवाने वाला हूं, तो आपके 9 के 9 क्वेश्चन तो ये हो ही जाएंगे, इसमें तो आपका एक भी बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, यही सबसे बढ़िया बात है राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे की। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें तो 7 क्वेश्चन है, और इसमें से आप 5 तो इजीली कर सकते हो, इजीली। एडवांस ना भी पढ़ो तो, एडवांस पढ़ोगे तो 7 में से 7 भी या 6 तो कर ही दोगे। इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत फॉलो कर लें तो आप 10 में से 7 क्वेश्चन बहुत ही इजीली कर सकते हो, बहुत ही। हवा बना रखा है कि इंडियन पॉलिटी बहुत मुश्किल आ रही है, 2-3 क्वेश्चनों से इंडियन पॉलिटी को जज मत करो। ठीक है, जब 10 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 2 हार्ड आ रहे हैं, तो आप इंडियन पॉलिटी का पूरा लेवल हार्ड कैसे बता सकते हो? तो ये वही लोग करते हैं जो पूरा पेपर एनालिसिस ही नहीं करते, जिन्होंने कुछ पुराने पेपर तक नहीं देखते। लोग ऐसे ही हवा में बातें कर देते हैं, कट ऑफ का प्रिडिक्शन हवा में कर देते हैं। ठीक है, यहाँ हर काम रिसर्च के साथ किया जाता है, और उसका रिजल्ट आप एसआई के पेपर्स में देख सकते हो 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को जो हुए थे। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी जो है उसके 7 क्वेश्चन, जिसमें से आप महेश कुमार वर्णवाल और जो भी आपका सोर्स है उसमें से आप पढ़ोगे तो आप कंसेप्ट के 5 क्वेश्चन तो इजीली कर ही दोगे। ठीक है, तो ये 40% वाला बैरियर आप इजीली क्रॉस कर सकते हो अगर आप नेगेटिव मार्किंग से बच लो। किन में नेगेटिव मार्किंग नहीं लगवानी? हार्ड क्वेश्चंस में नहीं लगवानी, जिनमें आपको कोई भी आइडिया तक नहीं लग रहा। बस एक ही चीज है 40% वाले मार्जिन को क्लियर करने की। जितने भी लोगों से बात की है मैंने, सब यही बोलते हैं नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए, नेगेटिव बहुत ज्यादा हो गए। और नेगेटिव कौन से हो रहे हैं? जो उनके आते हैं वो नहीं हो रहे, जो फालतू के अटेम्प्ट ले रहे हैं वही हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग से बचाव ही आपको 40% वाला मार्जिन क्लियर करवाएगा। ठीक है, तो ये तो भी पहली चीज 40% वाला। बाकी मैं आपको पर्सनल मेंटोरशिप भी इसमें देता रहूंगा, आपको कोई भी चिंता करने की नीड नहीं है। ये मेरी जिम्मेदारी है आपको ऐसा ही बनाने की। ठीक है, अगर आप दिल से साथ में जुड़ोगे तो। अब आते हैं इस पे कि आपकी तैयारी में एक अनुशासन कैसे लेके आए। उसके लिए टेस्ट सीरीज से बेटर कोई उपाय है ही नहीं। तो ये जो टेस्ट सीरीज अपने बनाई है, पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है, लोक बंधु की तरफ से एसआई के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की जा रही है 28 मई से, जो कि एंड होगी 10 सितंबर को, आपके एग्जाम से 10 दिन पहले। एक एक चीज को बारीकी से शेड्यूलिंग किया गया, हर एक चीज को बारीकी से शेड्यूल किया गया। ऐसा टेस्ट सीरीज का शेड्यूल आपको कहीं नहीं मिलेगा, हर एक चीज को ध्यान रखा गया इसमें। टोटल कितने टेस्ट हैं? टोटल 18 + 18 टेस्ट है। हिंदी की अगर बात करें अपने, टोटल 36 टेस्ट हैं हिंदी और जीके मिला के। ठीक है, हिंदी की अगर अपने बात करें तो इसमें हिंदी के 18 टेस्ट हैं, जिसमें से 14 तो टॉपिक टेस्ट हैं और 4 आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं। अगर आप जीके की बात करोगे तो जीके के 9 तो सेक्शनल टेस्ट हैं, 5 सब्जेक्ट के टेस्ट हैं, ये भी आगे समझाऊंगा मैं आपको सब्जेक्ट सेक्शनल में क्या डिफरेंस है, और 4 इसके फुल लेंथ टेस्ट हैं। ठीक है, अब शेड्यूलिंग को थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। 100 प्रश्नों में से आपके टॉपिक में से 80 प्रश्न आएंगे, और उन्हीं के पैरेलल में आपको पारिभाषिक शब्दावली के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे 10। मुहावरे के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भोलानाथ तिवारी जी की बुक में से। लोकोक्तियों के 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे राघव प्रकाश जी की बुक में से। ठीक है, इनको भी मैंने शेड्यूल किया, जैसे यहां पर 28 मई, 4 जून और उसके बाद 8 जून को ये जो है, इसका रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा जीके वाले के अंदर कि यहां पर गैप कम क्यों है, और ये संडे वनडे की थीम को नहीं फॉलो कर रहे हैं हम। ठीक है ना, क्योंकि री एग्जाम देने वाले कोई कोचिंग से जुड़े हुए नहीं है स्टूडेंट्स, सारे सेल्फ स्टडी वाले होंगे इसलिए। ठीक है, अब इसमें पहला टेस्ट आपका शब्द शुद्धि से स्टार्ट करें, जो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आप पारिभाषिक शब्दावली देखोगे तो ए और बी लेटर की है उसी पीडीएफ में से। ए मुहावरे आपको सिर्फ ए के पढ़ के आने हैं। ठीक है, भोलानाथ तिवारी जी वाली पीडीएफ में से। लोकोक्तियां राघव प्रकाश में से आपको ए की ही पढ़ के आनी है पहले टेस्ट में। ठीक है, इसी प्रकार से पूरी की पूरी शेड्यूलिंग की गई है। वाक्य शुद्धि आप देख सकते हो, फिर सी डी। अब इसके बाद में आप देख सकते हो कि सी के लिए 7 दिन क्यों दिए, क्योंकि सी में बहुत सारे वर्ड हैं। ठीक है, डी के अंदर उससे कम वर्ड हैं तो उसको कम टाइम दिया है। ठीक है, ई और एफ में दोनों को एक साथ लिया, जी और एच को एक साथ लिया। उसका रीजन बहुत सिंपल है, 7 दिन में इजीली पढ़े जा सकते हैं।
ठीक है। फिर आई के लिए आपको कुछ कम टाइम दिया है क्योंकि आई में इतने शब्द नहीं है। तो इस प्रकार से हर एक चीज को बारीकी से यहाँ पर बनाया गया है कि ई से ओ तक आपको 1% भी दिक्कत नहीं आएगी अगर आप अच्छे से शेड्यूल को फॉलो करोगे। हर एक चीज आपको याद करवा देगा, हर एक चीज तैयारी में आपके साथ जुड़े रहेंगे एंड तक। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरी की पूरी शेड्यूलिंग की गई है। ठीक है, ये तो बात हुई हिंदी वाले की। अब आते हैं जीके पे। जीके की शेड्यूलिंग आपको मैं समझा देता हूँ। जीके के अंदर आपके 100 में से 70 क्वेश्चन आपको सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे, करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन, राजस्थान इको सर्वे के 10 क्वेश्चन और मैथ रीजनिंग के 10 क्वेश्चन। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझना, पहला टेस्ट 28 मई को भारत की राज्य व्यवस्था का है जिसके अंदर करंट अफेयर साथ में रहेगा जनवरी का। ठीक है, और राजस्थान इको सर्वे में चैप्टर वाइज नहीं कर रहा हूं क्योंकि चैप्टर वाइज इको सर्वे नहीं पढ़ा जा सकता। ठीक है, उसमें आप गोल हो जाओगे, आपका डब्बा गोल हो जाएगा चीजों को रिकॉल करने में। उसको पूरा का पूरा कंपाइलेशन मेथड में पढ़ेंगे। ठीक है ना, पहले टेस्ट में आपको सारी फ्लैगशिप योजनाएं पढ़नी है। ठीक है, जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं वो सारी आपको पढ़नी है। पहले टेस्ट में 25 फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उनमें से आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पर। फिर यहाँ पर ये मैथ रीजनिंग पैरेलली चल ही रहा है। ठीक है, अगला टेस्ट राजस्थान की राज्य व्यवस्था का है और फरवरी का करंट अफेयर्स। अगले में नवीनतम और चर्चित योजनाएं, जो आप लोक बंधु की बुक खरीदोगे उसमें एग्जैक्टली वही हेडिंग्स बनी हुई है। ठीक है, वो पढ़ोगे, मोर देन इनफ है। विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता। ठीक है, ये मैथ रीजनिंग का हो गया। फिर इसके बाद अब बहुत सारी टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम ये होती है कि वो अंधाधुंध कुछ भी सिलेबस देखे बिना ही सेट कर देते हैं पैटर्न को। यहां पर जो है प्रॉब्लम ये है कि जब आपने इंडियन पॉलिटी दे लिया टेस्ट, राजस्थान पॉलिटी दे लिया, तो एक बार दोनों को कंपाइल करके एक टेस्ट और ले लेते हैं। ठीक है, पॉलिटी का ही। उसके लिए आपको टाइम ज्यादा नहीं देंगे, उसमें 7 दिन का टाइम फिर नहीं देंगे क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ के आ चुके हो। तो उसके लिए हम 3 दिन का टाइम देंगे और अगला टेस्ट आपका होगा पॉलिटी का ही, इन दोनों का कंबाइंड। उसी प्रकार टेस्ट करंट अफेयर्स भी जनवरी फरवरी हो जाएगा। ये पैरेलली चलते ही रहेंगे। फिर आगे ऐसे ही भारत और विश्व के भूगोल का टेस्ट है, राजस्थान के भूगोल का, और अगला टेस्ट होगा भूगोल तीनों का। फिर भारत का इतिहास का टेस्ट हो जाएगा, राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति का एक टेस्ट, साथ में फिर अगला टेस्ट होगा इतिहास का। सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, अगला प्रौद्योगिकी, फिर इन सब का कंपाइल्ड टेस्ट विज्ञान का। फिर भारत की अर्थव्यवस्था, और यहाँ आप इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था को यहाँ तक कंप्लीट कर लोगे तो फिर इन दोनों का कंबाइंड टेस्ट हो जाएगा अर्थव्यवस्था का। ठीक है, तो इस प्रकार 10 सितंबर, और आप कंप्लीट टेस्ट में भी एक शेड्यूलिंग देखो, 19 के बाद 26, 7 दिन दिए मैंने आपको। ठीक है, फिर मैंने आपको 5 ही दिन दिए अगले टेस्ट के लिए, और फिर लास्ट टेस्ट के लिए मैंने आपको कहा कि आप अच्छे से इसको पढ़ के आओ, 10 दिन का टाइम दे रहा हूं। तो अगला टेस्ट जो है वो 10 सितंबर को है, जो लास्ट टेस्ट होगा। तो उसके लिए आप पूरा सिलेबस एक रिवीजन करके देखो, और ये जो लास्ट टेस्ट होगा ये आपको बता देगा कि आपका एग्जाम कैसा रहने वाला है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पूरा 10 दिन का टाइम दिया। फिर आपको इसमें जो जो सुधार करने हैं उसके लिए आपके पास में पूरे 9 दिन होंगे और 10वें दिन आपका पेपर है। इस प्रकार से आपकी पूरी तैयारी में हम आपके साथ रहेंगे, टेस्ट सीरीज के थ्रू, पर्सनल मेंटरशिप के थ्रू। ठीक है, अब टेस्ट सीरीज को कैसे ज्वाइन करना है तो बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है, ऐप पे जाके आप इसको डाउनलोड करो। 999 रुपीज की टेस्ट सीरीज है जिसमें आपको 36 टेस्ट दे रहे हैं, हिंदी और जीके के दोनों के। और इस बारीकी के शेड्यूल के साथ आपको कोई और टेस्ट सीरीज नहीं मिलेगी, अगर आपको मिलती है तो वो खरीद लो। ठीक है, इतनी बारीकी से, जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट्स का, आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज में देखना आपको इस प्रकार का पैटर्न मिले तो। ठीक है, तो बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, 36 टेस्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं, और आपको एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले ही बता दी, हमारी एक्सप्लेनेशन बहुत ही अलग टाइप की होती है, जिसमें आपको, आप ये समझ लो कि 1800 जीके के जो प्रश्न है ना, तो इसमें से 1800 टॉपिक ही कवर हो गए। आप ये समझ लो 1800 टॉपिक ही कवर करवा दिए, 1800 कंसेप्ट कवर करवा दिए। ठीक है, इसका डेमो आप देख सकते हो। EORO का जो टेस्ट हमने लिया था, अभी जो पहला टेस्ट लिया था लोगों ने, वो आप जाके डेमो देख सकते हो, लोक बंधु के टेलीग्राम चैनल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, वहां पर आप देख सकते हो EORO का जो पहला टेस्ट हुआ है इंडियन पॉलिटी का,
आप समझ सकते हो कि व्याख्या किस स्तर की है। ठीक है, टेस्ट देखो फिर आप उसकी सॉल्यूशन देखो। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो आप इंग्लिश मीडियम वाले भी कहीं कट आउट हो जाएं तो आपको भी इसमें रहना है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी की पूरी स्ट्रेटजी। आई होप आपको हर एक चीज में क्लैरिटी मिली होगी और आज के बाद आप अपनी तैयारी को शेड्यूल कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने सच्चे साथियों तक। ठीक है, जिनके आप रियल में शुभ चिंतक हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, मत चूकना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसा ही पे तो नहीं बनाने की नीड पड़ेगी अब वीडियो। ठीक है, एक में ही मैंने सारा काम कर दिया। थैंक यू।